वेंसडे का और अगर आपको ऑलरेडी लग रहा है कि ये हफ्ता बहुत लंबा हो चुका है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि ये हफ्ता है ही वाकई में इस तरीके का। रोज़ मार्केट आपको टेस्ट कर रही है और वीरू हंसता, ये ऐसी मार्केट है, निफ्टी चलने को तैयार नहीं, मिड कैप गिरने को तैयार नहीं। बेसिकली वो एग्जैक्टली जो पिछले कई दिनों का टेक्सचर था आज भी वही। मिड कैप में आउट परफॉर्मेंस, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी नीचे। हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज बहुत क्रूशियल लेवल्स डिफेंड किए हैं। अभी हम जब स्ट्रैटेजी पर आएंगे तो बात करेंगे। एडवांस डिक्लाइन पूरे दिन स्ट्रांग रहा है, पॉजिटिव रहा है, ये एक पॉजिटिव है मार्केट के लिए। इंडेक्स को लेकर थोड़ी सी नर्वसनेस है, थोड़ी सी ग्लोबल क्यूज़ कह लीजिए, पॉलिसी का व्यू कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, थोड़ी सी नर्वसनेस क्लियरली पॉलिसी को लेकर है, लेकिन रिकवरी निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी है लोअर लेवल से। तो देखते हैं आखिरी का फिर 1.5 घंटा कैसे पैन आउट होता है। अब एक अच्छी चीज जो आप रिकवरी मेंशन कर रहे हैं 19500, जो जिससे आंख मिचोली लगातार पूरे दिन हमने खेली है, उन लेवल्स के पास या फिर उसके ऊपर फिर से निफ्टी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और निफ्टी बैंक भी होपफुली देखते हैं, क्योंकि बीच में ऐसा लग रहा था कि डिसेंट रिकवरी देखने को मिल रहेगी, लेकिन फिर से कोलैप्स हुआ। लेकिन निफ्टी का व्यू अनुज क्या बनेगा, कंसिडरिंग 19500 अगर हम संभाल लेते हैं किसी ना किसी तरीके से, फिर भी कुछ उम्मीद है? हर्षदा, एक्चुअली मार्केट क्या है, ये मेरे ख्याल से मार्केट ना एक बार कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं निफ्टी का। इस मार्केट में हो क्या रहा है, जैसे ही आपका एक व्यू बनने लगता है, जैसे कल एक व्यू बन रहा था कि आईसीआईसीआई बैंक बॉटम आउट हो गया, एसबीआई बॉटम आउट हो गया, और आज आईसीआईसीआई बैंक ने सबसे ज़्यादा पिटाई की मार्केट की। प्रॉब्लम मेरी यहाँ पर है कि इंडेक्स में आपको लीडरशिप नहीं मिल पा रही है। इंडेक्स को लीडरशिप कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। आज एक्चुअली जब सुबह मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर व्यू दे रहा था तो मेरा मन था एक बार बोलने के लिए कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है, सिंपल। लेकिन फिर वो मतलब कोई ना कोई ट्रेड तो हमको डिस्कस करनी होती है, इसके लिए हमने डिस्कस किया। लेकिन फ्रैंकली कुछ टाइम आते हैं जिसमें आपको ना कुछ ना करना बेटर होता है। आप मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़बरदस्ती की ट्रेड ले रहे हैं, मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। अब कहने को आप कह सकते हैं कि मैंने यहाँ लिया होता तो बन जाता पैसा, वहाँ बेचता तो बन जाता, ये सब फैंसी है, कहने के लिए अच्छा लगता है। पैसा बन रहा है आपका सिर्फ इंडिविजुअल स्टॉक्स में, फार्मा में, आईटी में, इंडिविजुअल स्टॉक्स में इधर उधर पैसा बन रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं पैसा नहीं बन रहा। अब ले आइए बैंक निफ्टी फॉर एग्जांपल, बैंक निफ्टी का भी कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। मैं इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं दे रहा हूँ आज, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। ये ना डार्ट वाली बात है, आपने डार्ट चला दिया, पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव, नेगेटिव रहा तो नेगेटिव, उसका भी वही ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा जो अगर हम कोई भी कमेंट्री देंगे इस समय मार्केट पर तो वो रहेगा। ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, कल उम्मीदें थी इन दोनों स्टॉक से, आज इन दोनों ने फिर डिक्लाइन दिखा दी। तो मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं दे रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी पर। और मैं एक चीज़ फिर बोल रहा हूँ, कल भी एक बार पॉलिसी आ जाने दीजिए, गवर्नर साहब को सुन लीजिए, मार्केट को उसको डाइजेस्ट कर लेने दीजिए, उसके बाद व्यू लीजिए। एक और चीज़, लास्ट के 3-4 दिन के नंबर्स खराब रहे हैं। वो बैक वेंचर्स जो है ना वो हमेशा करते हैं वैसे, लेकिन नंबर्स खराब रहे हैं लास्ट के 3-4 दिन के, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन मिड कैप नहीं गिर रहा है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, आप जो मर्जी मार्केट में थ्रो कर लीजिए, लार्ज कैप गिर रहा है क्योंकि एफआई के सेलिंग है। मिड कैप देखिए आज भी डे हाई पर फिर से, और ये ऑलमोस्ट फिर से आज, बिकॉज आज हमने फिर एक लाइफ टाइम हाई बनाया मिड कैप इंडेक्स में। जो आज का सुबह का हाई था, ये फिर से एक फ्रेश ऑल टाइम हाई था 38,000 के करीब। तो डाइकोटमी ऐसे मार्केट में स्टॉक्स में रहे, इंडेक्स पे ट्रेड करने के लिए डॉक्टर ने तो बोला नहीं आपको। एक्चुअली कोई ज़बरदस्ती नहीं है, थोड़ा आराम से ट्रेड करें, जल्दबाजी नहीं करनी है कि अगर इंडेक्स गिर रहा है तो फटाफट से ट्रेड लेना है। वीरू, गुड आफ्टरनून। फिर स्टॉक स्पेसिफिकली वायदे बाजार का एक्शन स्पेशली किस तरफ इशारा कर रहा है? जी हर्षदा, आज दो प्रकार के ट्रेड्स काफ़ी अच्छे खासे रहे। गुड आफ्टरनून पहले तो हर्षदा आपको भी, अनुज आपको भी। और दो प्रकार के ट्रेड्स, एक तो एक्सट्रीम स्ट्रेंथ थी जहां पर, और मैं पहले वो रखूंगा जहां एक्सट्रीम स्ट्रेंथ थी। डॉक्टर एडीज ऑल टाइम हाई, सुबह से ही फर्स्ट स्ट्रेंथ थी यहां पर, अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ऑल टाइम हाई। और मैं इसकी ऑप्शन एक्टिविटी देख रहा हूँ, फ्यूचर्स की एक्टिविटी देख रहा हूँ। फ्यूचर्स में अगर आप देखें करीब 3.5% गेन है, करीब 12% ओआई बिल्डअप हुआ है, स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप। रत्ती भर रिट्रेसमेंट ड्यूरिंग द डे कभी भी नहीं आया, जब चाहे वो मार्केट टर्बुलेंस थी तब भी नहीं। स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे भारत फॉर्ज ऑटो स्पेस में अगर आप आए तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग नजर आ रही है। इस स्टॉक ने भी आज अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। स्ट्रॉन्ग बाइंग आपकी स्क्रीन पे करीब 23% ओआई बिल्डअप हुआ यहाँ पे। तीसरा था जेएसपीएल मेटल स्पेस में, आज बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग इसमें भी मर्ज हुई। सुबह हिंदुस्तान कॉपर में और जेएसपीएल में दोनों मूव थे, लेकिन अब लीड करता हुआ जेएसपीएल, यहाँ पे करीब 6.34% का बिल्डअप है। और एक अशोक लेन, इस स्टॉक ने भी आज अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया एट 188 है। जिस प्रकार की पुट राइटिंग इसमें 180 में विटनेस कर रहा हूं मैं, और जिस प्रकार की 190 की कॉल में बाइंग है,
इसमें काफ़ी सब्सटेंशियल ओआई रिड्यूस हुआ है। दरअसल 185 184 के आसपास इसमें काफ़ी शॉर्टिंग हुई थी, तो आज देखिए इनफैक्ट ओआई शेयर हुआ है, तो यहाँ पर आज शॉर्ट कवरिंग है। जो ट्रेडीज भारत फॉर्ज, जेएसपीएल स्ट्रॉन्ग बाइंग और अशोक लेलैंड अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग के सहारे भागता हुआ। फिर कुछ स्टॉक्स जो कि बेस से पुल बैक दे रहे हैं, उसमें आप देखिए वोल्टास आज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने रीगेन कर लिया। हम लास्ट ट्यूसडे से इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। बेस पर इसमें कैपिटल गुड्स में, वाइट गुड्स सेगमेंट में अच्छी खासी बाइंग हो रही है और आज फाइनली करीब करीब इसने 200 डे के जोन को पार कर लिया। 3% का ओआई बिल्डअप है, कैश में अच्छे वॉल्यूम्स थे इसमें आज। उसके बाद पेट्रोनेट एक्जैक्टली फ्रॉम 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये स्टॉक पिछले 4-5 दिन से काफी, अगर आप देखें, थिन रेंज में ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज इसने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक दिया। अच्छा मोमेंटम आया, 5.5% का ओआई बिल्डअप है। पीवीआर ने एक लंबी ड्यूरेशन के बाद अपना एक क्रिटिकल एवरेज पार किया। आज सुबह ये ट्रेड भी थे, सचिन का ट्रेड था, आज ये प्रशांत जी का ट्रेड था। अब ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग के एवरेज के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड कर रहा है। 3.25% का बिल्डअप था। और एक आईटी में टेक महिंद्रा, जिसका डेटा इंप्रेस कर रहा है, जिसका बिहेवियर इंप्रेस कर रहा है, और इसका आप फ्यूचर्स में देखें, हर्षता आज ये 1230 पे ट्रेड करता हुआ, ये मोर और लेस इसकी जो मई 2022 के बाद की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उसमें ट्रेड कर रहा है। और यहां पर भी आज काफी सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर दिखा गया। ऑप्शन डेटा काफी स्ट्रांग है टेक महिंद्रा में। हर्षता, एक्चुअली टेक महिंद्रा हमने स्पॉटलाइट में लिया था लास्ट वीक हर्षता, और मैंने इसके ऊपर एक रील भी बनाई थी कि ये स्टॉक अब बॉटम आउट हो चुका है। वो उसी दिन क्लियर हो गया था जिस दिन इसके नंबर आए थे। जिस दिन इसके नंबर आए थे, एक्सपायरी वाले दिन इसने रिएक्ट किया था। मुझे अच्छे से याद है 1190 तक ये स्टॉक गया था उस दिन, और उसके बाद शानदार 1090, सॉरी 1190 मैं गलत बोल गया, 1090 तक गया था उस दिन वो, और उसी दिन वो 1120 पर जाकर बंद हुआ था। तभी क्लियर हो गया था कि ये वहाँ से चलने वाला है। और उसके अगले दिन हमने इसको स्पॉटलाइट में लिया था। 100 रुपये की तेज़ी आ गई इतनी जल्दी, मतलब एक हफ्ते से कम में 100 रुपये की रैली आ गई। बहुत ही फिनोमिनल, बहुत शानदार मूव टेक महिंद्रा में। जी हाँ, एक आउट परफॉर्मर रहा है टेक महिंद्रा, करीब 2% ऊपर आज। लेकिन फटाफट से आपके लिए वो ट्रेड्स लेकर आते हैं जहां पर आज तेजी और मंदी का ट्रेंड साफ देखने को मिल रहा है। मार्केट कंस्ट्रेंट थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है, कुछ बिकवाली वाले सौदे आपकी स्क्रीन पर पहले लेकर आएंगे, और वहां पर आप देखेंगे दिग्गजों में दरअसल जो प्रेशर आज बन रहा है वो फिर से बैंकों की तरफ से। आईसीआईसीआई बैंक 1.1% नीचे। डीवीज लैब में हमने देखा आज अच्छा करेक्शन, करीब 2-3% तक का नुकसान। एशियन पेंट बैकफुट पर, और हीरो मोटो कॉप याद रहे, कल नतीजे आएंगे, इस पर आगे हम बातचीत करेंगे कि मार्केट लार्जली क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस तिमाही में। उससे पहले स्टॉक में बिकवाली का दबाव है। आप देखिएगा बी फैक्टर जो आज नेगेटिव बैठा है, बर्जर पेंट्स क्रैक करके 3% नीचे, बाटा में करीब 2.5-3% की गिरावट। बायोकॉन, इसके भी नंबर्स कल आएंगे, 1.5% नीचे, और बजाज फाइनेंस में भी हम देख रहे हैं लगभग 1% तक का नुकसान देखने को मिला है आज के कारोबार के दौरान। वोल्टास वीरू मेंशन कर रहे थे, डॉक्टर रेड्डीज भी इन्होंने मेंशन किया, लेकिन देखिए इंडिया सीमेंट को 5.5% की तेजी, और इंडिया सीमेंट अकेला नहीं है, कई मिड कैप सीमेंट कंपनियों में आज अच्छी खरीदारी बनती दिखाई दी है। और पेट्रोनेट एलएनजी में भी आज हम देख रहे हैं करीब 3% तक की तेजी बनती दिखाई दी है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इंटरेस्ट बनता दिखाई दिया है, खरीदारी हुई है, लेकिन लार्जली जो मार्केट का जो अंडरटोन है वो कुछ मुनाफा वसूली वाला है। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स पर जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह है, टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, अमित सेठ और चंदन तापड़िया से होगी बातचीत। 2:20 पर आज प्रेस्टीज एस्टेट्स के नतीजों पर बात करेंगे कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इरफान रजाक से। 2:25 पर हीरो मोटो और ग्रासिम के नंबर्स कल कैसे आएंगे उसकी बातचीत होगी। फिर 2:30 बजे क्रेडिट पॉलिसी से क्या मार्केट उम्मीद कर रहा है, हमारी एमपीसी की तरफ इशारा कर रही है, नीरज को जोड़ेंगे। 2:40 पर 4 का चौका लेकर आएंगे, सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल देंगे, राजेश सातपुते बताएंगे आपको एफनो का सुपरस्टार, अमित सेठ से समझेंगे चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा लेंगे गौरांग शाह से। फिर 2:45 पर कुछ और नतीजों की बातचीत, पिडिलाइट सेल मन्नपुरम से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, उसकी भी बातचीत होगी। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कोटक महिंद्रा एएमसी के सीईओ इक्विटी हर्षा उपाध्याय। 3 बजे फिर यतिन को जोड़ेंगे डीलिंग रूम के जायजे के साथ, लेकर आएंगे उसके बाद बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स और ऑफ कोर्स क्लोजिंग की रणनीति। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं ट्रेड्स लेने की, और कुछ स्टॉक्स में अच्छे मोमेंटम आ रहे हैं इस समय। एक बार टाटा मोटर्स लेकर आइए। टाटा मोटर्स अभी फ्रेश एक अप मूव आया, इसमें डे हाई पर जाकर ये स्टॉक टिकता हुआ, ये देखिए क्या शानदार मूव टाटा मोटर्स में आया पिछले कुछ मिनटों में। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए आज की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। आज का ट्रेड ये ऑटो क्षेत्र से ही है, और स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा।
ट्रेड कर रहा है 1530 के आसपास। इसका स्टॉप होगा 1520, कुछ खास नहीं, सिर्फ 10 रुपए है। इसका टारगेट 1550 और एक दो दिन में 1600 भी देखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा। यस, बढ़िया मूव लगता है महिंद्रा में। M&M पर तेजी का व्यू और आज स्टॉक करीब 2% ऊपर है। इसी के साथ रहने की सलाह गावा साहब की। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी तो देखिए यूपीएल में अब खरीदारी करनी है। देखिए यूपीएल में एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला, बड़ा करेक्शन था। आई थिंक 780 800 रुपए से स्टॉक करेक्ट हो रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि 800 रुपए के आसपास, 600 रुपए के आसपास स्टॉक ने बेस बनाने की कोशिश की है। आज हमें पहला साइन दिखा है रिवर्सल का। आई थिंक एक बाउंस बैक प्ले होना चाहिए। करंट लेवल्स पे आप यूपीएल में खरीदारी कर सकते हैं। 607 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये कैश लेवल्स हैं, और 630 तक के टारगेट्स पॉसिबल है यूपीएल में, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 620 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 620 वाला कॉल ऑप्शन 13 साढ़े 13 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर 10.5 रुपए 10 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए और 19 रुपए के टारगेट सेट करिए। केमिकल स्पेस का बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर, मुझे याद है अच्छी तरीके से जिस दिन वो लास्ट फ्राइडे हटा वो नंबर्स भी पड़ रहे थे यूपीएल के, पोस्ट अर्निंग्स क्रैक हुआ था। ये परसों का लो था इसका करीब 591 का, वहाँ से एक पुल बैक यहाँ पर आज फर्स्ट टाइम लगभग आप समझ लीजिएगा कि 4 जुलाई के बाद अपने शॉर्टेस्ट मूविंग 10 डेमा को छू रहा है स्टॉक का। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त। गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, नजर है टेक महिंद्रा पे जिसका जिक्र अभी आप लोगों ने किया। बेहद स्ट्रॉन्ग चार्ट है, कहीं पे भी वीकनेस नहीं है, मोमेंटम है। तो ये प्योरली स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो 1260 का इसका टारगेट बनेगा। 1236 पे फिलहाल ट्रेड हो रहा है, तो 1225 के एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको ये मोमेंटम प्ले करना है। तो फिलहाल जो स्ट्रेंथ है वो रहेगी टेक महिंद्रा में, तो उसी को प्ले करेंगे। बिल्कुल, टेक महिंद्रा शानदार मूव्स रहे हैं यहाँ पर। अमित सेठ को भी जुड़ लेते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या ट्रेड ले रहे हैं? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, हर्षिता मैम, वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा इस समय का टॉप ट्रेड रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक। भारत इलेक्ट्रॉनिक का स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग रहा है। स्टॉक ने कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्म किया मार्केट्स को। 2 अगस्त को हमने देखा था यहाँ पे एक शेकआउट कैंडल था। उसके बाद हमने स्टॉक में कोई फॉलो अप नहीं देखा। स्टॉक ने वंस अगेन अपना 10 और 20 डे रिगेन किया। लाइन चार्ट पे देखें तो ऑलरेडी देयर इज अ स्विंग ब्रेकआउट। तो 52 भी हाई पे ये स्टॉक है, तो मुझे लगता है कि प्रोबेबली इसमें 137 तक के टारगेट्स अनफोल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखूंगा 128 का। ओके, तो ये फिलहाल बीईएल पर एक तेजी का व्यू अमित सेठ देते हुए। गौरांग, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी? इंडेक्स में ट्रेड नहीं, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में खूब मौके मिल रहे हैं, आपने क्या आइडेंटिफाई किया है आज? धन्यवाद हर्षिता आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो हमारी जुबान पे जो नाम था वही नाम अनुज भाई ने जिक्र किया शुरुआत में, टाटा मोटर का। और ये नाम इसलिए देना जरूरी होगा हर्षिता, क्योंकि नतीजों के पश्चात हमने कल परसों ही एक लक्ष्य को लेकर के एक और रिकमेंडेशन या फिर राय हमने हमारे क्लाइंट्सों को दी है। और जो लक्ष्य हमने साधा है टाटा मोटर पर वो है करीबन 740 का। हमारा जो पहला लक्ष्य था वो तो करीबन आ ही चुका है, जिस स्तर पर टाटा मोटर का शेयर कामकाज कर रहा है। और जो टिप्पणियां हमने सुनी है जेएलआर को लेकर के, टाटा मोटर के पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर के, लॉन्चेस को लेकर के, और टाटा मोटर्स के जो कमर्शियल यानी कि सीवी सेगमेंट का जो कारोबार है उसको लेकर के जो स्पष्टीकरण आया है मैनेजमेंट की तरफ से, उसको ध्यान में रखते हुए हमारा भरोसा जो था वो और भी मजबूत हो चुका है। और हमें लग रहा है कि कोई ज्यादा कठिनाई या मुसीबत 740 तक पहुंचने के लिए नहीं होगी, क्योंकि अब परिस्थिति बहुत तीव्र गति से सुधर रही है। और अगर जो बयान मैनेजमेंट ने दिए हैं डेट फ्री करने के लिए कंपनी को, बैलेंस शीट को, अगर ये वास्तविकता में हो गया तो मेरे ख्याल से इसकी रेटिंग और भी बेहतर तरीके से हो जाएगी। जी हाँ, कल इनफैक्ट एजीएम में काफी हाइलाइट्स निकल कर आए और वो डेट वाली डेवलपमेंट को लेकर मार्केट का खासा उत्साहित है। डोमेस्टिक बिजनेस में जीरो डेट इस साल के अंत तक, यानी कि FY24 के अंत तक, और जेएलआर में वो नियर जीरो डेट टारगेट कर रहे हैं अगले वित्त वर्ष यानी कि FY25 में। साथ ही साथ वो ये भी मेंशन कर रहे थे कि 2030 तक लगभग 65% जेएलआर के प्लेटफॉर्म पर जो गाड़ियां आएंगी वो इलेक्ट्रिक रहेंगी। इस तरह का एम्बिशन है टाटा मोटर्स का ईवीज के प्रति और ओवरऑल बिजनेस के प्रति। टेक्निकली गावा साहब, टाटा मोटर्स ये एक स्टॉक है जो आपने लगातार दरअसल
लोअर लेवल से ट्रैक किया है और आपके टारगेट्स भी अचीव हुए हैं। अब 620 पर अगर कोई ले रहा है या फिर अगर इसको रिकंसिडर कर रहा है, क्या अगला पड़ाव क्या रहेगा? लेना चाहिए एक्चुअली। ट्रेड कर रहा है, यस 620 के आसपास, 617 के आसपास कैश प्लॉट है। 606 का स्टॉप लगाना चाहिए। इतनी गिरावट हुई करीब 8-9 सेशन की। जब 8-9 सेशन डाउन लगता है तो हम चलते हैं थिंक लॉन्ग। जगह बहुत अच्छी है खरीदने की। इसका जो मिनिमम टेक्निकल टारगेट रहेगा 640, 650, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। लेने की जगह अच्छी है, सेटअप भी अच्छा है और यहीं से एक मोमेंटम फिलअप हो जाएगा टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स आज एक पुलबैक मोड में लगभग पूरे 2 हफ्ते से प्रेशर में रहने के बाद 1 अगस्त उसके बाद से देखिए प्रेशर था, आज एक पुलबैक शॉर्ट टर्म एवरेजेस को टेस्ट करता रहा। खैर, जैसे यूपीएल आज की केमिकल स्पेस की एक कॉल में शामिल था। सुबह सुबह हम एक स्टॉक और डिस्कस कर रहे थे, दीपक नाइट्राइट। वो क्या कर रहा है उसको देखते हैं एक बार। 2070 ये कोलैप्स हो गया, बट इस वक्त मेरे स्क्रीन पे एक केमिकल स्पेस का और स्टॉक एक क्रिटिकल मार्क को पार कर रहा है, दैट्स एसआरएफ। सेकंड थॉट लेता हूँ यहाँ पर राजेश जी से। राजेश जी, 2304 आज इसने भी मेरे ख्याल से वो जो 8 जून का पोस्ट अर्निंग ब्रेकडाउन था उसके बाद पहली बार अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ये क्रॉस करने की कोशिश करता है। हालांकि ये इसने होमवर्क पहले से ही किया था। हम काफ़ी दिनों बाद इसमें एक लोअर है जिस पे पॉजिटिव क्रॉसओवर देख रहे हैं 1020 का। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं 2302 पे एसआरएफ को? वीरेन जी, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। इनफैक्ट ये मेरा छूट गया था। देखिए, एसआरएफ का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक चैनल आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन था पिछले, अगर आप देखें 10 दिन का। ये कंसोलिडेशन को इसने ब्रेकआउट दिया है और ये जो ब्रेकआउट है उस पर और एक चीज ऐड करिए आप 50 डे में। जो ये 50 डे में का सपोर्ट लेके जो घूमता है और जो फिर बाद में जो स्ट्रेंथ दिखाता है लेट सेशन, आई थिंक ये स्ट्रेंथ प्ले करना चाहिए। एसआरएफ देखिए, इसका जो टारगेट है मेरे हिसाब से, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो 2360 के आसपास इसका 200 डीएमआई है जो पहला टारगेट होगा। सो 2300 के ऊपर आपको एसआरएफ बाय करना है 2360 के टारगेट के लिए। लेकिन स्ट्रक्चर देख के लगता है प्रोबेबली ये 2360 को पार करके 2400 की तरफ भी आगे बढ़े। सो यहाँ पे लॉन्ग करना है। लेकिन स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए, स्टॉप लॉस होगा 2290। 2300 का ब्रेकआउट ध्यान में रखते हुए मैंने 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखा। सो इट्स अ लॉन्ग इन एसआरएफ। लॉन्ग इन एसआरएफ बिल्कुल 50 डे मूविंग एवरेज पर इस समय। और एग्जैक्टली अब ये जो 24 जुलाई वाला जो ब्रेकडाउन था अब उसको पूरा नलीफाई कर चुका है। ऑब्वियसली जो बड़ा ब्रेकडाउन था वो, जैसे वीरू ने कहा, 8 जून को जो रिजल्ट के बाद आया था, वो लेवल काफ़ी दूर है, अभी भी 2568 पे था वो लेवल। लेकिन अभी के लिए अच्छा ब्रेकआउट इस समय एसआरएफ में आपको विजिबल है। और उसके अलावा आप कहाँ पर मोस्ट विजिबल हैं? सुबह से हमने ABFRL काफ़ी रिविजिट किया था। आज सुबह प्रशांत जी से वो ट्रेड ली गई थी, मेरे ख्याल से सारे टारगेट्स मीट हुए होंगे वो 210 की कॉल के। कल सुशील केडिया ने शो को इसमें इसको रॉकेट कॉल की तरह चुना था, जबकि कल ये स्टॉक काफ़ी वीक था। कल परसों नंबर्स के बाद काफ़ी गिर चुका है ये स्टॉक एक्चुअली अपने हाई से। लेकिन अब इस समय डे हाई पर करीब 7% के मूव यहाँ पर इस समय इस स्टॉक में। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून। कवरेज है क्या इसके ऊपर? लग रहा है क्या कि ये फिर से बैड न्यूज़ पर बॉटम जो कई बार स्टॉक्स करते हैं वो हुआ है पॉसिबल? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपको भी शुभ दिन हमारे तरफ से। तो दर्द तो बहुत हो रहा था जब ये 200 के नीचे फिसला था अनुज, क्योंकि हमारी कवरेज थी। एक तो वो अधिग्रहण को लेकर के और दूसरा जो आंकड़े आए उसको लेकर के। लेकिन खरीदारी की राय आज के तारीख में भी बरकरार है बुनियादी दर के आधार पर। और लक्ष्य के रूप में अनुज हमें लग रहा है ये करीबन 265 270 तक पहुंच सकता है अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है तो। और हमारा ये मानना ये भी है कि अब तक जितने भी अधिग्रहण किए हैं बड़े बड़े लेवल्स के, वो अब अधिग्रहण का जो एक कार्यक्रम था वो अब धीमी गति पे चलेगा, क्योंकि काफी जो करना था वो हो चुका है। और रिटेल सेगमेंट में जरूरी है कि अगर आपके पास बड़े बड़े लेबल्स हो तो जो फुटफॉल्स आते हैं और जो उसके बाद ऑफटेक होता है उसके आंकड़े आपको बेहतर दिखाई देंगे। तो आई थिंक इट वाज इनिशियल पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ हाई ब्रांड्स एंड पावर ब्रांड्स। अब ज्यादातर वो कामकाज हो चुका है। अब मेरे ख्याल से नतीजों में आपको बेहतर रुझान आता हुआ दिखेगा। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो मार्केट के लिए कल होने वाली है, क्रेडिट पॉलिसी, इस पर नज़र डाल लेते हैं और क्या हो सकता है पॉलिसी में। इस पर CNBC आवाज़ ने अपनी एक MPC बिठाई थी, सिटीजन मॉनिटरी पॉलिसी जिसको हम कहते हैं। और इससे क्या निकल कर आ रहा है, ये नीरज वाजपेयी ने ये ऑब्वियसली किया था, तो उनसे ही पूछ लेते हैं कि क्या कह रही है सिटीजन MPC। नीरज जी बताइए।
देखिए, इन्फ्लेशन को लेकर के काफ़ी बड़ी चुनौती इस समय है और आरबीआई की पॉलिसी में ये देखना होगा कि वो क्या कमेंट्री देते हैं, क्योंकि हमने जब आवाज़ एमपीसी में कई सारे एनालिस्ट से बात की तो सबका ये कहना था कि ब्याज दरों में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होगी, यानी ना बढ़त होगी ना कमी होगी इसमें, लेकिन कमेंट्री थोड़ी और ज़्यादा हॉकिश हो सकती है। अब इसको कॉन्टेक्स्ट में समझिए आप। इस समय फूड इन्फ्लेशन और वेजिटेबल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपने देखा होगा वीट प्राइसेस इंटरनेशनली 18% बढ़े हुए हैं। राइस पे सरकार ने बैन लगा रखा है नॉन बासमती में, जिससे प्राइसेस ऊपर न जाएं। शुगर एक्सपोर्ट पे बैन लगा रखा हुआ है। कच्चे तेल की कीमतें 90 की तरफ बढ़ रही हैं। तो सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम रोक लेने से ये महंगाई नहीं रुकती, क्योंकि पेट्रोकेमिकल के दाम पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो क्रूड का बढ़ना और फूड इन्फ्लेशन का बढ़ना एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। अब आरबीआई की दुविधा ये है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। इंग्लैंड ने बढ़ा दिया है, यूरोपियन बैंक ने बढ़ाया है, एक बार फेड बढ़ा चुका और दूसरी बार बढ़ाने की उसकी सितंबर की बैठक में तैयारी है। ऐसे में आरबीआई के सामने एक चैलेंज ये है कि अगर वो स्टेटस को रखते हैं तो इस करंट इन्फ्लेशन से कैसे निपटेंगे, अगर वो बढ़ाते हैं तो अपनी ग्रोथ को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इस मुश्किल हालात में शायद एक तरीका ये हो सकता है, जो हमारे एक्सपर्ट ने कहा है, कि इस समय स्टेटस को रखेंगे और ये संभावना या इस प्रिजम्पशन पे कि शायद 1-1.5 महीने बाद जब वेजिटेबल इन्फ्लेशन थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा आसान होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आरबीआई के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो रेट को लेकर के क्या राय बनाते हैं। जी हाँ, तो एक बड़ी चुनौती। और अनुज, इसमें कोई राय नहीं है कि दास बाबू जो है वो स्ट्रीट को सरप्राइज करने में माहिर हैं। अप्रैल में भी यही हुआ था। और जैसे नीरज जी कह रहे थे, वीट, राइस, वेजिटेबल्स, क्रूड हेडिंग टुवर्ड्स 90। अनुज, जो हमें अप्रैल में एक कंफर्ट मिला था और एक सरप्राइज कंफर्ट मिला था जिसने इस पूरी रैली को ड्राइव किया, बैंक, बिल्कुल, रियल एस्टेट एंसिलरी, वो आज हमें लग रहा है कि हमारे पास नहीं है। और अनुज, ये जो लास्ट में बात थी ना कि पॉसिबिलिटी ऑफ रेट हाइक अक्रॉस द वर्ल्ड जो हो रहा है, यूरोप में देखिए आप, इंग्लैंड में देखिए, क्या वो फियर भी बना हुआ है? क्या स्ट्रीट इसके लिए प्रिपेयर हो रही है, ये जो बैंक निफ्टी का बिहेवियर है उसको देखते हुए? वेल वीरू, रेट हाइक मुझे टफ लगता है, क्योंकि रेट हाइक अगर होना होता ना तो अब तक किसी ना किसी तरीके से मार्केट को प्रिपेयर कर चुके होते आरबीआई। रेट हाइक नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से, पॉज तो रहना चाहिए, लेकिन स्टांस जो है मुझे लग रहा है कि थोड़ा जो एकदम ही अकोमोडेटिव रहा है वो थोड़ा सा शायद हो सकता है कि थोड़ा सा नॉन अकोमोडेटिव हो जाए, ये वर्ड यूज़ हो सकता है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ मैं कहूँगा, शक्तिकांता दास को मैं आरबीआई के बेस्ट गवर्नर्स में से मानता हूँ। जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी तो बहुत लोगों ने कहा था कि किनको बना दिया, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से आरबीआई का कामकाज संभाला है, बहुत आरबीआई के पहले कुछ फैंसी नेम्स भी रहे हैं एज गवर्नर्स, उनमें ना ही जाए तो अच्छा है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, और मार्केट को ढंग से गाइड किया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और मुझे नहीं लगता कि रेट हाइक आएगी। मतलब खैर आरबीआई को आप सेकंड गेस कभी भी नहीं कर सकते, एक सरप्राइज एलिमेंट हमेशा आरबीआई के पास रहता है, लेकिन रेट हाइक नहीं आना चाहिए। बस ये हो सकता है कि थोड़ा सा वो बोल दें कि अकोमोडेटिव कम होना पड़ेगा हमको, और उसके कारण है फूड इन्फ्लेशन काफ़ी हाई रही है, ठीक है। अच्छा, लेकिन फूड इन्फ्लेशन हाई होने में ना एक कारण ये भी था कि हमारी जो जून की मानसून थी वो काफ़ी डिफिशिएंट थी, उसके बाद जुलाई में काफ़ी मेकअप हुआ है, अगस्त में काफ़ी मेकअप हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि वो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे शायद। एक चीज़ जो अब किसी के भी हाथ में नहीं है वो है ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस। पिछली पॉलिसी से इस पॉलिसी में जो असली डिफरेंस आया है वो है ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस। आई थिंक पिछली पॉलिसी में हम 70s में थे, अर्ली 70s में, अब हम मिड 80s में, उल्टा 90 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि काफ़ी मेंशन होगा इसका पॉलिसी में, कल जो पॉलिसी आएगी। लेकिन नहीं, मैं रेट हाइक के उसमें नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रहा है। आ गई तो बड़ा शॉकर होगा, लेकिन नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो ओके, तो उम्मीद तो नहीं है, बट स्टांस अगर बदलता है और इनकी अगर वाणी थोड़ी सी कड़वी हो जाती है तो फिर मामला बिगड़ता हुआ दिखाई देगा, और शायद वर्स्ट के सिनेरियो को ही बाजार इस समय भुनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए ना आईसीआईसीआई बैंक चला है, ना आपके एचडीएफसी, ना एसबीआई जैसे ट्रेड्स में तेजी बनती दिखाई दे रही है। कल ऑफ कोर्स हम पूरा विश्लेषण कर चुके होंगे इस समय पर, और एक्सपायरी पर ज्यादा फोकस होगा। अच्छा, रेट से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा रहता है कि रियल एस्टेट की डिमांड कैसी रहेगी, उस पर भी आएंगे। प्रेस्टीज एस्टेट्स के मैनेजमेंट से भी बातचीत होगी, लेकिन एक डेवलपमेंट और एक बड़ी डेवलपमेंट नोएडा के घर खरीदारों के लिए भी है।
वीरू, ये आपके लिए खबर स्पेसिफिकली है। सीएनबीसी आवाज के हाथ एक्सक्लूसिव जानकारी लग रही है, जहां पर यूपी सरकार एक बड़ी राहत दरअसल देने की तैयारी में है। अब किस तरह की ये राहत होगी, किस तरह के बिल्डर्स के हाथ ये लगेगी, लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर। लक्ष्मण, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके हाथ? देखिए, दरअसल ये राहत तो पूरे देश भर के घर खरीदारों को होगा, लेकिन तत्काल जो सबसे पहले राहत मिलने जा रही है वह है नोएडा, ग्रेटर नोएडा के जो घर खरीदार हैं उनको। और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में जल्द ही एक खास पैकेज को मंजूरी मिल सकती है। और उस पैकेज के तहत जो बिल्डर हैं या फिर क्या घर खरीदार हैं उनके 2-3 खास प्रावधान किए जाएंगे। पहली बात कि जो रियल एस्टेट डेवलपर हैं उनको कोविड के दौरान 2 साल तक उनका धंधा जो बिल्कुल ठप पड़ा था, उस दौरान जो भी ब्याज और पेनल्टी लगाई गई थी अथॉरिटी की तरफ से, नोएडा अथॉरिटी हो चाहे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो या फिर यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, उन सारे पेनल्टी को माफ कर दिया जाएगा। उनके ऊपर जो बकाया था, बकाया के ऊपर जो 2 साल के लिए ब्याज लगाया गया था, उस ब्याज को माफ कर दिया जाएगा कोविड के दौरान। सिर्फ कोविड के दौरान का 2 साल नहीं रहेगा, बल्कि ओखला बर्ड सेंचुरी वाले मामले में आपको याद होगा कि 10 किलोमीटर के दायरे में आसपास के जो बिल्डर थे उस पर कंस्ट्रक्शन पर रोक लग गई थी। इस वजह से 2 साल तक उनका प्रोजेक्ट डिले हुआ था। उस 2 साल में भी जो पेनल्टी लगाई गई थी, जो ब्याज लगाया गया था, उसको माफ कर दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर 4 साल का 0 पीरियड घोषित कर दिया जाएगा। यानी आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, कोई आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा अथॉरिटी को। इससे फायदा ये हुआ कि इस अथॉरिटी को ब्याज और पेनल्टी नहीं देने की वजह से जो बिल्डर अपना काम काज शुरू नहीं कर पा रहे थे, जिनको एनओसी नहीं मिल पा रहा था, वो एनओसी मिलेगा, उनका प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात होने जा रही है, वो ये कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, करीब 1 लाख घर ऐसे हैं जहां पे हाउसिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट तो हो चुके हैं, लेकिन उनको पोजेशन नहीं दिया जा रहा है, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अथॉरिटी के ऊपर बकाया है। तो उसमें यह प्रावधान किया जा रहा है कि भले ही बकाया है, बकाया हम बिल्डर से वसूलते रहेंगे अलग अलग तरीके से, लेकिन रजिस्ट्री नहीं रोकी जाएगी। यानी आपके ऊपर बकाया की वजह से रजिस्ट्री रोकने पर का जो प्रावधान उसको हटा दिया जाएगा। बिल्डर का बकाया भले हो, लेकिन घर खरीदारों को उनकी रजिस्ट्री हो जाएगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह की जा रही है कि जो ऑलमोस्ट कंप्लीट घर हैं उनको यह कहा जाए कि बिल्डर के ऊपर बकाया है तो छोड़ दीजिए, आप अपने पैसे से चाहें तो आप अपना इंटीरियर करा करके अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं, और आपका जो ड्यू है वो ड्यू आप मत दीजिए। इस तरह से कई सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के बोर्ड में जा रहा है, और बोर्ड के बाद कैबिनेट में जाएगा, और कैबिनेट में जाते ही लागू हो जाएगा। बता दूं कि इस पूरे मामले में देश भर का हिसाब देखें तो 4 लाख से ज्यादा घर खरीदार फंसे हुए हैं, यूनिट हैं, उसमें 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंकों के पैसे फंसे हुए हैं, उन सबको राहत मिलेगी। ओके लक्ष्मण जी, 1 सेकंड में कोई क्लैरिटी चाहिए। ये जो पेनल्टी और इंटरेस्ट है, ये जो ड्यू है बिल्डर्स का, ये किसको ड्यू है? ये बैंकों को ड्यू है, ये अथॉरिटी को ड्यू है, ये सरकार को ड्यू है, ये किसको ड्यू है? ये बैंकों को ड्यू नहीं है, सरकार को ड्यू कह सकते हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर अथॉरिटी के ऊपर ड्यू होता है। नोएडा बिल्ड अथॉरिटी के अंदर जो रियल एस्टेट डेवलपर आते हैं वो नोएडा अथॉरिटी का बिल्डर के ड्यू है, जो ग्रेटर नोएडा के तहत आते हैं वो ग्रेटर नोएडा के ऊपर ड्यू है, उसका बैंकों से कोई लेना देना नहीं होता। अब प्रत्यक्ष तौर पर बैंकों का लेना देना यह है कि चूंकि ड्यू होने की वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, प्रोजेक्ट चल नहीं पाता है, तो बैंकों का जो लोन है वो चुक नहीं पाता है, तो अप्रत्यक्ष तौर पर बैंकों को फायदा होगा। लेकिन सीधा जो ड्यू है वो अथॉरिटी के ऊपर ड्यू बकाया है, उसकी पेनल्टी, उसने जो ब्याज लगाया था वो ब्याज और पेनल्टी को माफ करने की बात की जा रही है। लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट आती हुई, और रियल एस्टेट के साथ ही रहते हैं, एक दिग्गज रियल्टी कंपनी प्रेस्टीज एस्टेट्स की बात करते हैं। नॉर्थ इंडिया से अब फोकस साउथ इंडियन मार्केट्स पर लेकर आएंगे। इस तिमाही में, पहली तिमाही FY24 की कंपनी की आय में करीब 13% का प्रेशर देखने को जरूर मिला है, लेकिन मुनाफा 30% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। साथ ही मार्जिन्स में काफी ज्यादा सुधार था, लगभग 7% का जंप नजर आया है। यहां से आगे का आउटलुक क्या है, इस पर बात करने के लिए कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इरफान रजाक हमारे साथ जुड़ गए। रजाक साहब, स्वागत है आपका। एक और मजबूत तिमाही, प्रॉफिटेबिलिटी और आपके ऑपरेशनल नंबर्स में ग्रोथ देखने को मिली है। ये रेवेन्यू थोड़ा सा ठंडा रहा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, उसकी कोई खास वजह? नमस्कार। ये रेवेन्यू तो लंपी हो गई, ये अकाउंटिंग सिस्टम है। तो अकाउंटिंग सिस्टम से जब जो मकान हम डिलीवर करेंगे वही रेवेन्यू अकाउंट होगा। बाकी का जो भी हमारे सिस्टम में है कि अभी आज कंपनी में करीब 40 से 50 हजार करोड़ के सेल्स जो हैं उसको अंडर प्रोडक्शन है, और उस
हम बैलेंस शीट और पीएनएल में हम नहीं ला सकते, क्योंकि हमने इनको डिलीवर नहीं किया। ये नया अकाउंटिंग सिस्टम है और इसी वजह से इसको हमने जैसा जैसा हम डिलीवर करेंगे, जैसा जैसा कंप्लीशन होगा, तभी इसको पीएनएल और बैलेंस शीट में आएगा। तो रफली ये फिर सेकेंड या थर्ड क्वार्टर में दिखेगा? ये सिस्टम में है, क्वार्टर बाय क्वार्टर तो आएगा, बट कभी देखो जैसा हमने पिछले साल 13,000 करोड़ की बिक्री की, पिछले क्वार्टर में 4,000 करोड़ की बिक्री की। ये सिर्फ 2 क्वार्टर का ही मैं जुड़ा के बताता हूँ कि 17,000 करोड़ के सेल बिक्री हो गई। बट ये बिक्री पीएनएल और बैलेंस शीट में जब आएगी, जब डिलीवरी के लिए 3-4 साल लगेंगे। तो 1 और 2 क्वार्टर की बात नहीं है, बट जैसा दूसरे जो पिछले 5 साल 4 साल में जो हमने लॉन्च किया था, उसका जो डिलीवरी होती है उसको अभी अकाउंटिंग होएगा, और इसके लिए ये लंपीनेस आएगा। कभी 1 क्वार्टर में ज्यादा लंपीनेस ज्यादा मिल जाएगा और कभी 1 क्वार्टर में कम। बट अल्टीमेटली जो हमारे को एक्चुअल देखना है कि जो धंधा हुआ है कंपनी में वो ऑपरेशनल रिजल्ट है और जो अंडर प्रोडक्शन है, तो इसको हम लेके चलना पड़ेगा। इसको इरफान साहब, इसको दूसरे लिहाज से पूछ लेते हैं। इस क्वार्टर में आपने कितना स्क्वायर फीट एरिया बेचा सर? एंड अगर मैं कंपेयर करूं क्यू एंड क्यू, तो इस सोल्ड स्क्वायर फीट एरिया में कितना जंप था? अब ऐसा देखिए, अभी पिछले दैट इज जून क्वार्टर में हमने करीब 4,000 करोड़ का धंधा हुआ है, और उसका इफ आई उसको मिलाऊं स्क्वायर फुट को अगरचे हम लेके जाएंगे, ये स्क्वायर फुट होगा करीब अल्टीमेटली 3.83 मिलियन स्क्वायर फीट का जो बिक्री है, और ये 2,300 नंग अपार्टमेंट्स और विला मिला के बिक्री हुई। तो दैट इज द अप्रैल टू जून क्वार्टर, और ये तो टोटल मिला के कुल मिला के 3,900 करोड़ की टोटल बिक्री हुई है। और इस क्वार्टर में कलेक्शन भी अच्छा हुआ है, दैट इज आल्सो शोज द रोबस्टनेस ऑफ द कंपनी। ये 2,700 करोड़ की कलेक्शन भी हुई। इरफान जी, गुड आफ्टरनून। अब ये सवाल आपसे पूछना जरूरी है क्योंकि आप अब हैं हमारे साथ। पिछले महीने एक न्यूज़ आई थी कि आपने वो एक डीबी रियल्टी का वो एक मुंबई वाली लैंड खरीदी थी, उसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी और काफ़ी लोगों ने कुछ आरोप भी लगाए थे उस लैंड पार्सल को लेकर। उस पर हमारी बात हुई नहीं थी उसके बाद से, अगर उस पर आप कोई क्लैरिटी देना चाहें तो। नहीं, आपके चैनल में तो बात किया था उसी टाइम पे, उसी दिन में, और उनको हमने क्लैरिफाई भी किया। देखो, ये लोग को थोड़ी जलन होती है, उल्टी उठाक बात कर देते, इसमें कोई सच नहीं है। हम अगरचे जो भी हमें सही काम करता है, और हमारी जो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है हमारा, और इस फाउंडेशन पे लेके हम काम कर रहे हैं, और कोई टेढ़ा मेढ़ा काम करने का हमारा इच्छा भी नहीं है और करेंगे भी नहीं। ओके, तो मुंबई का प्लान आपका इंटैक्ट है? क्योंकि अब तक आप लार्जली बैंगलोर के लिए जाने गए हैं। मुंबई में ये फिर आपका क्या किस तरीके का प्रोजेक्ट होगा, और क्या उसके बाद और भी आपकी मुंबई में प्रोजेक्ट लाने की उम्मीद है? क्योंकि मुंबई में प्रोजेक्ट्स लाना वैसे बाहर के डेवलपर्स के लिए काफ़ी टफ होता है। एक बार डीएलएफ ने भी ट्राई किया था और वो हम सब जानते हैं कि वो सक्सेसफुल रहा नहीं। मुंबई में तो अभी काफी काम चल रहा है। मुंबई में मुलुंड में बड़ा काम चल रहा है। प्रेस्टीज सिटी मुंबई मुलुंड, और हम क्लासिक बाइकला में, और अभी 2-3 और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स तैयार हो रहे हैं। एक तो वही मरीन लाइंस पर जो हमने खरीदा प्लॉट, और उसका भी अप्रूवल आ गया है, उसको भी इसी क्वार्टर में हम लॉन्च करेंगे। और एक बड़ा प्रोजेक्ट है वर्ली में, वो भी प्रेस्टीज नॉटिलस, उसकी भी लॉन्च होगी मेरे ख्याल में 1-2 क्वार्टर के बाद। तो काफी काम है, और दो बड़े ऑफिस बिल्डिंग्स भी आएंगे, आइकॉनिक बिल्डिंग्स। बीकेसी में एक बड़ी बिल्डिंग आ रही है 4 मिलियन स्क्वायर फीट, और एक है आपका महालक्ष्मी में, वो दैट विल बी आइकॉनिक टावर फॉर मुंबई, और उसकी 2 मिलियन स्क्वायर फीट है। तो काफी बड़ा काम चल रहा है मुंबई में, और जैसा जैसा हम काम को मुकम्मल करते रहेंगे, कंप्लीट करते रहेंगे, नया काम लेंगे, क्योंकि एक ही टाइम पे पूरा काम लेके कुछ को वो तो हम नहीं करेंगे।
जैसा जैसा काम खत्म होते जाएगा, कंप्लीट होते जाएगा, तो नया नया काम लेंगे। रज़ाक साहब, कल ऑफ कोर्स आरबीआई की पॉलिसी का इंतजार रहेगा। अब लार्जली स्टेटस को की बात हो रही है। मुझे ये बताइए, हाल फिलहाल में जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़े थे उसका कुछ डिमांड पर इफ एट ऑल इम्पैक्ट आया था या नहीं, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस क्रेडिट पॉलिसी से? लार्जली ये होगी कि इसको रेट को कुछ चेंज मत करें, इसी को संभाल के चले जाएंगे तो एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। और अगरचे रेट बढ़ गया तो उसका इफेक्ट तो होगा ही होगा, कस्टमर सेंटिमेंट में उसका इफेक्ट होगा। अभी जो पिछले 2 क्वार्टर में चेंज नहीं था, और इसी वजह से डिमांड तो अच्छा है, डिमांड कस्टमर इसको ऑब्जॉर्व कर रहे हैं और इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अगर से ज्यादा कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो इट्स बट ऑब्वियस उसका फर्क तो पड़ेगा। बट हमारी इच्छा यही कि इस पे कोई चेंज नहीं आए। दैट्स द ओनली थॉट प्रोसेस। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर Q2 एंड द रेस्ट ऑफ द ईयर। इरफान रज़ाक, ये एक स्टॉक का रहा है प्रेस्टीज एस्टेट्स का, जिसने अच्छे रिटर्न्स दरअसल कमा कर दिए हैं, लगभग 34-35% पिछले 12 महीनों में। गावा साहब, इस पर एक टेक चेक पहले। आज तो 586 के आसपास है, 12 महीनों में अच्छा परफॉर्मर। अब यहाँ से आगे क्या दशा है? गावा साहब, प्रेस्टीज एस्टेट्स। नहीं चलिए, गाबा सर से बात नहीं हो पा रही, कोई नहीं, काम करते हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स वैसे अच्छा मूवर रहा है, जैसे हर्षदा ने कहा 35% के मूव। मानस, अगर आपने ट्रैक किया हो तो देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो अभी भी बहुत पॉजिटिव है। अगर हम पिछले करीब 7-8 हफ्ते से देखें तो एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 600 पे रेजिस्टेंस दिखता है, 550 पे सपोर्ट दिखता है, लेकिन स्टॉक का अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है। इसलिए अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए, कभी कोई टिप मिले तो भी खरीदारी करनी चाहिए। 535 के स्टॉप लॉस है, आपको एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए और अपने टारगेट सेट करिए बड़े, करीब 675 से लेकर 700 रुपए तक। वहां तक के आप टारगेट पोजीशनल बेसिस पे प्रेस्टीज एस्टेट में सेट कर सकते हैं। ये चलिए, बात होगी प्रेस्टीज एस्टेट्स की। अब बात करते हैं कल आने वाले नंबर्स के। बहुत सारे नंबर्स आने हैं, तो पहले निफ्टी वाले एड्रेस कर लेते हैं। हीरो मोटोकॉर्प और ग्रासिम, दोनों का प्रीव्यू लेकर सुमित आ गया। सुमित, हीरो से स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हीरो के साथ, और ये एक लार्जली अंडर परफॉर्मर रहा है इस पूरे, अगर टू व्हीलर स्पेस की बात की जाए, पहले की कंपैरिजन में भी और अभी भी। लेकिन लेटरली थोड़ा थोड़ा ये पिकअप लेना शुरू हुआ है। न्यूज़ फ्लोज काफ़ी रहे इस क्वार्टर के अंदर, लेकिन उसके बीच में ये टीवीडीन का पोल है। रेवेन्यूज़ करीब 8,931 करोड़ रुपए और मुनाफा 860 करोड़ रुपए, जो कि 38% बढ़ने का अनुमान है वाई बेसिस पर। इसके अलावा ईबीटा फ्रंट पर 1180 करोड़ रुपए वाई बेसिस पर और 13% की मार्जिन, जो कि 11.5% से बढ़कर इस तिमाही में आने का अनुमान है। 3% वॉल्यूम बढ़ेंगे, 13.5 लाख के आसपास कंपनी के वॉल्यूम्स रहने का अनुमान है। इनके जो वीकनेस थी वो एंट्री लेवल साइड पर आते हुए दिखाई पड़ी थी, वो शायद प्रिवेल भी करेगी। एंट्री लेवल पर अभी भी वहां पर दबाव देखने को मिलेगा। हालांकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो ग्रोथ है वो यहां पर जरूर आते दिखाई पड़ेगी, क्योंकि एक लो बेस की वजह से भी वहां पर पिकअप देखने को मिला है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर वॉल्यूम करीब 6.5-7% बढ़ेंगे, जबकि वाई बेसिस पे 3% के आसपास बढ़े। तो सीक्वेंशियली अच्छा पिकअप है वॉल्यूम फ्रंट पे वाई कंपैरिजन में। मार्जिन, प्रोडक्ट मिक्स, ये सब क्रूशियल तो रहेगा ही, लेकिन रूरल को लेकर किस तरह की कमेंट्री है वो, और जो नया बाइक में जहां पर भी इन्होंने मेंशन किया कि अच्छी बाइक की बुकिंग हुई है 25,000 के आसपास की, उसको लेके फर्दर कमेंट्री क्या है, कैसा देख रहे हैं सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ये चीजें होंगी जो कमेंट्री में आप क्रूशियली वॉच करिएगा। लेकिन क्यू ऑन क्यू अच्छे, वाई फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर नंबर रहेंगे। मार्केट पर नजर रखिए। निफ्टी में शानदार रिकवरी, और इनफैक्ट आप ग्रीन में जाने की भी तैयारी कर रहे हो, और शायद हो सकता है हम ग्रीन में बंद हो जाएं निफ्टी में एक बार के लिए। 19,549 इस समय निफ्टी पर शानदार रिकवरी, और मिड कैप इंडेक्स भी अब डे हाई पर। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री अब हम मिड कैप इंडेक्स पर 38,000 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस कर रहे हैं। ये पहली बार हुआ है 38,000 का जो हाई है वो हिट हुआ है। मिड कैप इंडेक्स ने एग्जैक्ट 38,000 का फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया है। प्रीवियस ऑल टाइम हाई कल का था, जो हमने 37,984 का लगाया था। अब 38,000, आज का हाई एग्जैक्ट 38,000, फ्रेश ऑल टाइम हाई 38,004 हो गया अब तो। और निफ्टी में भी शानदार रिकवरी, 16 पॉइंट ही नीचे रह गए हैं अब हम। एक बार जरा कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं जहां से ये रिकवरी लीड हो रही है। उसमें आईटीसी सबसे ऊपर दिखाई देगा आपको। आईटीसी के अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो
ये भी स्टॉक इंट्राडे चार्ट्स लेकर आते हैं दोनों स्टॉक्स। ये देखिए आईटीसी में एक शानदार ब्रेकआउट, एलएनटी में एक अच्छा ब्रेकआउट, तो इन दोनों स्टॉक्स ने काफ़ी मदद की। उसके अलावा आईटी स्टॉक्स में टीसीएस, इन्फोसिस लेकर आई 1 बज रहा है इंट्राडे में। इन्फोसिस में अच्छे मूव्स, और अब निफ्टी बात करते करते इनफैक्ट अब सिर्फ 12 पॉइंट नीचे रह गया है। और जो हम डिस्कस कर रहे थे हर्षदा कि अब हम ग्रीन में आने की तैयारी कर रहे हैं। शानदार रिकवरी। यही है तकलीफ मार्केट में, जो हम डिस्कस कर रहे थे 2 बजे। ये ऐसी मार्केट है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप निम्बल फुटेड हैं, दोनों साइड के ट्रेड्स अगर लेना आपको आता है 30-30, 40-40 पॉइंट तो अलग बात है, वरना बिल्कुल 7 पॉइंट ही रह गए हैं निफ्टी में। ग्रीन में आने की पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से ग्रीन में आ जाना चाहिए मार्केट को, 5 ही पॉइंट नीचे। जी हाँ, एक बहुत तगड़ी तेजी का जोर लगता हुआ दिखाई दिया। और मिड कैप इंडेक्स जो हम पहले भी मेंशन कर रहे थे, सुबह के हाईस को पार करता हुआ 38,000 के ऊपर एक बार फिर ट्रेड है, लगभग 90 अंकों का इजाफा। और आपको याद होगा कार्यक्रम की शुरुआत में हम आप कह रहे थे कि शायद निफ्टी बैंक रिकवरी की तरफ बढ़ेगा या नहीं, इंतजार होगा। वहां पर भी रिकवरी हुई है। तो हमारी कमेंट्री से अब तक पिछले आधे घंटे में लगभग 100 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी बैंक में भी आई है। किसी भी क्षण आप देखेंगे निफ्टी दरअसल पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ दिखाई देगा। 19,567 के आसपास अब 5 पॉइंट की दूरी अब और पॉजिटिव टेरिटरी में हम लौटेंगे। अच्छा, इस पर आएंगे। हीरो मोटोकॉर्प डिस्कस कर रहे थे अमित सेठ। वेरी क्विकली, हीरो मोटोकॉर्प कंस्ट्रिंग स्टॉक लार्जली एक अंडर परफॉर्मर रहा है। बारिंग द पॉइंट की जो नई गाड़ी इन्होंने लॉन्च की उसके आसपास काफी ज्यादा एक्शन रहा, लेकिन 3043 के आसपास क्या ट्रेड बनेगा, कंस्ट्रिंग कल नतीजे आएंगे? जी डेफिनेटली हर्षिता मैम, हीरो का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग था ड्यू टू सम न्यूज। इसमें एक हमने क्रैकडाउन देखा था स्टॉक ने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके एक बार वंस अगेन वहां से रिकवरी दिखाई। करंटली स्टॉक अपने 10 और 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अज्यूमिंग इसमें और कोई न्यूज नहीं आती तो टेक्निकली स्ट्रक्चर अभी भी काफी पॉजिटिव है। 3046 में एक पोजीशन बनानी चाहिए। 3000 का स्टॉप लॉस रखूंगा और 3150 के टारगेट्स रहेंगे। ग्रीन देखिए, बात करते करते निफ्टी ग्रीन में आ गया, भले 1 पॉइंट सही, लेकिन ग्रीन में आया निफ्टी। और अब 19,570, शानदार रिकवरी। और अगर आप डे लो से अगर ये निफ्टी की रिकवरी देखेंगे तो करीब करीब एग्जैक्ट आधे % की, मतलब पूरी की पूरी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रिकवरी, 105 पॉइंट की रिकवरी अब लोएस्ट पॉइंट से निफ्टी में। और अब देखिए ग्रीन का तड़का यहाँ पर 2 पॉइंट ग्रीन में, 19,572। अब 19,581 आज सुबह का हाई था, जो हमारा ओपन भी था, ओपन और हाई दोनों सेम था 19,581। और मेरे ख्याल से वहाँ पर सारे स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड होंगे। अगर 19,581 निकला एक बार के लिए तो 15-20 पॉइंट अपने आप ऐड हो जाएंगे इसमें। ये मार्केट का सिंपल फंडा होता है, क्योंकि जो भी शॉर्ट करके गया होगा उसने आज के हाई का स्टॉप लॉस लगाया होगा। तो 19,500 से 81.8 अगर निकला तो आपको और 10-20 पॉइंट आराम से मिल जाने चाहिए। 19,600 की तरफ भी जा सकते हैं। अब एक काम करते हैं, सुमित के पास वापस चलते हैं और ग्रासिम का पोल ले लेते हैं। सुमित, देखिए ग्रासिम के नंबर आप आमतौर पे वाई बेसिस पे उसे ट्रैक करते हैं, लेकिन जैसे ही वाई के नंबर आप देखेंगे तो बहुत ही तेज गिरावट वहां पे आपको दिखाई पड़ेगी, करीब करीब 4.5% की गिरावट। ये इनफैक्ट क्यू ऑन क्यू है, इसीलिए इसको क्यू ऑन क्यू कंपेयर किया मैंने, क्योंकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर में एक बड़ा जंप है। वाई बेसिस पे कमजोर दिखेगा, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर बढ़िया है, क्योंकि वाई हाई बेस का इफेक्ट है, क्यू ऑन क्यू एक रेगुलर बेस का इफेक्ट है। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो करीब रेवेन्यू 6,370 करोड़ रुपए है, जहां पर स्लाइटली गिरावट है। एबिटा 430 करोड़ से बढ़ के सीधे 550 करोड़ रुपए के आसपास, 520 करोड़ रुपए के आसपास का आने का अनुमान है। मार्जिन 6.5% से 8.5% है। ये नॉर्मल सिचुएशन है कंपनी की। लेकिन वाई बेसिस पे ये देखेंगे आप तो 810 करोड़ रुपए के सामने 160 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाई पड़ेगा, और 7250 करोड़ रुपए के सामने 6370 करोड़ का मुनाफा की आय दिखाई पड़ेगी। तो वाई हाई बेस का इफेक्ट, लेकिन क्यू ऑन क्यू रेगुलर बेस का इफेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। अब इसकी कुछ डिटेल, जहां पे कंपनी के वीएसएफ और केमिकल दोनों कारोबार के अंदर वाई बेसिस पे गिरावट है 13% के आसपास और 21% के आसपास। हालांकि सीक्वेंशियल बेसिस पे यहां पर भी बेहतरीन नंबर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। एबिटा वाई बेसिस पे 46% गिरने का अनुमान है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे वहां पर भी पिकअप आएगा। तो बेसिकली आप वाई से कंपैरिजन करेंगे तो आपको वीकनेस दिखाई पड़ेगी, लेकिन अगर आप क्यू ऑन क्यू जाएंगे तो रेगुलर और पिकअप थोड़ा सा आता हुआ दिखाई पड़ेगा क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। तो अच्छे नंबर क्यू ऑन क्यू में आप ग्रासिम के एक्सपेक्ट करिए, वाई में वीकनेस रहेगी ही यहां पे। वाई वीकनेस, लेकिन सीक्वेंशली इसमें अगर आप देखें बेटर नंबर्स की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। ग्रासिम के स्ट्रक्चर को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इट्स 1841 ऑन द हायर साइड। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है ये मार्च, अप्रैल, मई में इसने अच्छा मूव दिया, और ये इसकी जो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है ये उसी में ट्रेड कर रहा है।
मानस आपका व्यू क्या है? जो इसमें ज़्यादातर लोग लॉन्ग ही होंगे, पोजीशंस जो हैं वो लॉन्ग साइड पे ही हैं। इस अगस्त सीरीज के लिए सब्सटेंशियल लॉन्ग रोल ओवर हुआ था विद स्ट्रॉन्ग कॉस्ट। ये अगर अच्छे नंबर्स के बाद आपकी मान लीजिए कोई लॉन्ग पोजीशंस है और ये 1830, 1840, 1850 क्लस्टर के ऊपर इस 20 रुपए के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करे तो इसके पोजीशन क्या बनते हैं? मानस, एक टिपिकल इन्वर्टेड आपका हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, बेहद ही शानदार पैटर्न। आपका व्यू? जी, तो देखिए पहले तो ये समझ लें कि इसका ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, जो अंडरटोन है वो भी बुलिश है। हर करेक्शन पे 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट लेता है, तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1800 रुपए के स्टॉप लॉस से आप बिल्कुल बने रहिए। पैटर्न पॉजिटिव है और शायद हमें बहुत ही जल्द 1860 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और स्टॉक 1920, 1930 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए खरीदारी करने की राय रहेगी। 1800 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ओके, चलिए बात होगी ग्रासिम की। अब एक काम करते हैं, आपको सीक्वेंस बताते हैं। हमारे 4 ट्रेड्स, 4 का चौका में हम लेकर आते हैं। सस्ता ऑप्शन मानस से ही लेंगे अभी कुछ देर में। मानस रेडी रखिएगा। एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश सतपुते तैयार होंगे। अमित सेठ से आज हम लेने वाले हैं चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा के लिए एक बार रुक करेंगे वापस गौरांग शाह का। मानस जी बताइए आपकी सस्ता ऑप्शन ट्रेड। देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए एक वो स्टॉक जिसने ऑलरेडी एक बड़ा करेक्शन दिखा लिया लेकिन अब कहीं ना कहीं बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो है टाइटन का। टाइटन का 2960 वाला 2960 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 56 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 44 रुपीज के स्टॉप लॉस से 80 रुपए के टारगेट आपको इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो टाइटन का 2960 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए टाइटन 2960 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह, जो इस समय है 56 के आसपास। ये एक अपॉर्चुनिटी आप तेजी की तरफ पकड़ेंगे। मानस ने कहा है ये है सस्ता ऑप्शन। राजेश सातपुते बताइए एफएनओ का सुपरस्टार। हर्षदा जी देखिए, एफएनओ का सुपरस्टार आईटीसी रहेगा। आईटीसी का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर बेहद स्ट्रांग है। जो रनिंग करेक्शन है मुझे लगता है दैट सीम्स लाइक ओवर एटलीस्ट फॉर द नाउ, फॉर द टाइम बीइंग। अगर आप इसमें 15 एंड 15 डीएमए की बात करें या इवन 15 मिनट्स की बात करें एंड 1 आवर की बात करें तो दोनों पे ब्रेकआउट आया है। तो मुझे लगता है कि आईटीसी में एक स्विंग ट्रेड अच्छा बन रहा है, जिसका टारगेट बनेगा करीबन 468 का। सो करंट लेवल से 10 रुपए का मूव मिलेगा। सो इसका आप लॉन्ग करना है तो लेवल होगा 458, तो इसे लेवल पे लॉन्ग करें। 454 का स्टॉप लॉस। जी, और निफ्टी की इस रिकवरी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन 2 स्टॉक फ्यूचर्स का है। आईटीसी जो राजेश जी पिक कर रहे हैं, और साथ ही साथ रिलायंस जो कि इस वक्त एक डे लो से सब्सटेंशियल रिकवरी लेके बैठा है। आईटीसी राजेश जी का ट्रेड। अगले ट्रेड के लिए चलते हैं अब अमित सेठ जी के पास। अमित, क्या पिक कर रहे हैं आप आज का चार्ट का चमत्कार? जी वीरेंद्र जी, मैं जिंदल स्टील एंड पावर मेटल सेक्टर से चूज कर रहा हूँ। ये स्टॉक एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है, कंटिन्यूसली हायर हाई हाई लोज बन रहे हैं, और जब भी 10 और 20 पे आ रहा है तो काफी अच्छा सपोर्ट लेके वापस अप मूव कर रहा है। आज की कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग है, लाइन चार्ट पे ऑलरेडी एक स्विंग का ब्रेकआउट है यहाँ पे। तो जिंदल स्टील एंड पावर बाय करें। 675 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रखेंगे लगभग 667 रुपीज का, और टारगेट्स रहेंगे 690 के। ओके, जीएसपीएल सुबह भी इस पर एक कॉल ली थी हमने, आज भी अभी रिपीट होती हुई। चलिए गौरांग जी, आपका मिड कैप फंडा। अनुज, मिड कैप में हमने क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को चुना है। करीबन 305 के आसपास का मौजूदा स्तर है। इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन भी आया था, और जहां पर ये कामकाज कर रहा है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, वहां से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं, और नतीजों के आधार पर हमें लग रहा है कि अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो एक बेहतर मिड कैप निवेश लायक कंपनी हो सकती है। के क्रॉम्पटन, इसको हमने सुबह स्पॉटलाइट में भी लिया था। एक्चुअली लास्ट मंथ भी डिस्कस हुआ था ये स्टॉक। ध्यान रखिएगा, इसके अब तक खुद के नंबर्स नहीं आए, और बटरफ्लाई के आ गए थे, इसके नंबर्स आने हैं अभी, तो उसके बाद शायद एक फ्रेश व्यू बनेगा यहाँ पर। लेकिन एक काम करते हैं, चारों की चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं, फिर चंदन को जोड़ेंगे उनकी ट्रेड के लिए। मानस ने सबसे पहले टाइटन पर बेट लिया। अगस्त 2960 कॉल, 80 रुपीज़ का टारगेट, 44 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर। राजेश सतपुते ने आईटीसी का फ्यूचर लिया है एफएनओ सुपरस्टार में, 452 के स्टॉप लॉस, 468 के टारगेट यहाँ पर। अमित सेठ ने जिंदल स्टील एंड पावर, यहाँ पर एक चार्ट का चमत्कार में एक ट्रेड लिए, टारगेट 690 के, स्टॉप लॉस 667 का, और गौरांग शाह ने अभी अभी क्रॉम्पटन कंज्यूमर पर बेट लगाया। चंदन जुड़ गए हमारे साथ अब। चंदन, गुड आफ्टरनून। शानदार रिकवरी मार्केट में किस तरह से प्ले कर रहे हैं आप? क्या होगी आपकी स्टॉक पिक? बिल्कुल, देखिए बाजार एक दायरे में फंसा हुआ है और दोनों तरफ फॉलो अप नहीं है। नीचे के लेवल से रिकवरी हुई, 450 का लेवल होल्ड कर रहा है, और 2 दिनों से 650 निकाल नहीं रहा है।
तो 450 टू 650 एक बड़ा दायरा रहेगा और मेरे हिसाब से अगले 2 दिन इसी दायरे के बीच बाजार जूझता हुआ नजर आएगा। स्टॉक वाइज देखें तो मेरे रेडार पर एक BEL काफी अच्छा एक्टिविटीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पिछले 3-4 दिनों से स्लो एंड स्टडी अपमूव बन रहा है और जिस हिसाब से प्राइस सेटअप बन रहा है, स्टॉक अपने रिसेंट के हाईएस्ट क्लोज के लिए तैयार हो रहा है। तो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और रिसेंट कंसोलिडेशन जो कंप्लीट हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक नई रैली दिखाएगा। तो 128.50 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में कहीं ना कहीं 138 तक के टारगेट BL में बनने चाहिए। BL मेरे स्क्रीन पे भी अपीयर हो ही रहा था डिफेंस स्पेस में, केवल कुछ में आज अच्छा हुआ एडिशंस यहाँ भी इनिशियली हुआ था। अच्छा, अभी क्योंकि JSPL की बात हुई, जरा एक बार टाटा स्टील को लेके आइए। टाटा स्टील 119.40 पर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है और इस टाटा स्टील का एक स्टाइल रहा है। अगर आप इसको लास्ट मेरे ख्याल से मिड मई से देखें या फिर जून एक्सपायरी से देखें, सीरीज से देखें, इसका एक बहुत अच्छा स्टाइल रहा है। दैट्स एग्जैक्टली 20 डे। डायरेक्टर साहब इसके कैंडलस्टिक चार्ट पे 20 डे में ड्रॉ कर दीजिएगा और ये बार बार 20 डे पे एक वाइल्ड लोअर शेडो क्रिएट करके वहाँ से पुल बैक देता है और वो पुल बैक कुछ दिन तक सस्टेन करता है। आपकी राय चंदन, एक बार हल्का सा इस पर भी टिप्पणी करिएगा। टाटा स्टील आज अपने पिछले 4 सेशन की ट्रैजेक्टरीज को के हाइज को क्रॉस करता हुआ 20 डे से पुल बैक, आपका व्यू? जी वीरू, देखिए टाटा स्टील कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेबिलिटी दिखा रहा है। पिछले लगभग 7-8 दिनों में देखें तो 124 से लेके 117 तक करेक्ट हुआ है और पिछले कुछ दिनों के जो स्विंग लोज देखें वो हायर लोज बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस है और वापस रिसेंट का डिक्लाइन एक बाइंग में तब्दील होता हुआ नजर आएगा। टेक्निकल सेटअप की बात करें तो यहाँ पे एक हैमर जैसा प्राइस पैटर्न बन रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि अब नीचे के लेवल से बाइंग है। आज हमने शॉर्ट कवरिंग भी देखी और नीचे में पुट राइटिंग भी बन रहा है, तो रिकवरी बननी चाहिए। 117 का सपोर्ट है, स्टॉक वापस 123 से 124 तक के स्विंग हाई को रीटेस्ट कर सकता है। स्टील पर एक व्यू इस समय तेजी का बनता हुआ। अच्छा, ट्रेंड आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आएंगे। कुछ ही देर पहले दरअसल कंपनी के नतीजे आए थे और उसके बाद एक स्टॉक में स्पाइक बना है, करीब 3.5% का इजाफा। ओपन इंटरेस्ट एडिशन आप देखेंगे 16% बढ़ता हुआ और नंबर्स काफी मजबूत है। मुनाफा आप देखिएगा 46% तक की ग्रोथ दिखाने में कामयाब रहा, लगभग 176 के आसपास आया। ट्रेंड की मैं बात कर रही हूँ, प्लीज लेकर आइएगा शेयर स्क्रीन पर। 45% की ग्रोथ इनके रेवेन्यू में भी देखने को मिली और एबिटा में भी 26% का इजाफा है। मार्जिन्स करीब 2% ट्रिम हुए हैं, लेकिन नंबर्स के बाद जो स्पाइक आया है, अब उसमें अगला ट्रेड क्या बैठेगा ये समझना। याद रखिएगा, इनके लिए वेस्ट लाइफ, इनके लिए जूडियो के जो प्लेटफॉर्म्स है वो काफी रेलेवेंट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और वहीं से स्पेशली जूडियो से अच्छी खासी ग्रोथ एटलीस्ट Q4 तक डिलीवर हुई थी। उसको कितना बढ़ाया है कंपनी ने वो फाइन प्रिंट में आएगा, वो डिटेल में आएगा, लेकिन ये एक स्टॉक जो इस समय रैली कर रहा है। अमित सेठ, इस पर पहले एक व्यू दीजिए। ट्रेंड 1776 के लेवल्स पर 3.5% भाग गया नंबर्स के साथ ही। काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट मेरी वॉच लिस्ट में भी था बट रिकमेंड नहीं किया बिकॉज रिजल्ट्स वर ड्यू। मैम, जिस हिसाब से इसका आज हम कैंडल स्ट्रक्चर देख रहे हैं और जिस हिसाब से हम वॉल्यूम्स देख रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पे एक अप ट्रेंड मेंटेन रहेगा। तो अगर किसी की पोजीशन है तो बने रहे। स्टॉप लॉस रखेंगे 1740 का और मुझे लगता है पोजिशनली 1850 तक के टारगेट्स यहाँ पे अनफोल्ड हो सकते हैं। ओके। अच्छा, नैटको फार्मा के भी नंबर्स आए थे और देखिए फिर से आपको दिखाई दे रहा है कि फार्मा में kiस तरीके की तेज़ी है। 320 करोड़ से बढ़कर 420 करोड़ पर मुनाफा और 885 करोड़ से बढ़कर 1141 करोड़ पर सेल्स। तो क्लियरली फार्मा में इस समय मोमेंटम है। नैटको एक समय पे एफ&ओ स्टॉक हुआ करता था, अब नहीं है, कैश मार्केट का स्टॉक है ये, लेकिन 2.5% ऊपर इस समय। चलिए अब बाकी के नंबर्स प्रीव्यू करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स आने वाले हैं कल। पिडिलाइट के नंबर्स आएंगे, सेल और मन्नापुरम की हमने अभी कल बात की थी क्योंकि उनकी सब्सिडरी के नंबर्स आए थे, वो काफ़ी अच्छे थे, तो शायद ये एस्टिमेट से थोड़ा आउटफॉर्म ही हो नंबर। लेकिन सुमित के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सुमित, बताइए। देखिए, शुरुआत करता हूँ पिडिलाइट के नंबर्स के साथ और टीवी का पोल है और जो अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है उसके लिहाज से देखा जाए तो क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 10% करेक्ट हुआ है, लेकिन बढ़िया नंबर का अनुमान बाजार लगा रहा है, स्पेशली मार्जिन फ्रंट पर, क्योंकि हर बार ये बात मेंशन होती थी कि कंपनी की इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट है, पूरी तरह पास ऑन नहीं हो पाया, पूरी तरह से उसके बेनिफिट नहीं आए, तो वो शायद अब दिखाई पड़े। 3,410 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 465 करोड़ रुपए का मुनाफा, 30% की बढ़त यहाँ पर रहने का अनुमान वाई बेसिस पर। इबीटा फ्रंट पर 32% की ग्रोथ, रफली 700 करोड़ रुपए के आसपास का इबीटा और मार्जिन 20-17%, 17-17% के सामने ये एक नंबर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा एक वॉल्यूम जो है वो करीब 8 से लेकर 10% रहने का अनुमान है इस तिमाही के
दौरान, और ग्रॉस मार्जिन में रफली 650 बेसिस पॉइंट 6.5% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। पिछली तिमाही में 41 से 42% के आसपास से ग्रॉस मार्जिन, 46% के आसपास से ग्रॉस मार्जिन थे। इस बार वहां पर फर्दर एक एक्सपेंशन आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है, तो बेहतर नंबर रहेंगे। लेकिन 2-3 चीजें हैं जिन पे आप नजर रखेंगे। पहला कि सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्रूशियल होगा इनके लिए। दूसरा, इनपुट कॉस्ट के ऊपर कमेंट्री अब क्या रहती है। नए एक्विजिशंस का कितना इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर अब कामकाज करना शुरू हो गया है, और जो नए प्रोडक्ट्स हैं उनकी मिक्स कैसी रही। तो कुछ चीज़ें जो कमेंट्री में आप जरूर सुनेंगे, लेकिन अच्छे नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडीलाइट के केस में। मन्नापुरम ये एक और नंबर है जो कि आने वाला है, और इसके लिहाज से भी अगर आप देखें तो यूएडी का पोल बोलता है कि एनआईआई करीब 1124 करोड़ रुपए का आंकड़ा रहेगा। मुनाफा 409 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे हालांकि मुनाफा एनआईआई में करीब 6% की या 5% गिरावट रहने का अनुमान है, और मुनाफे में भी 1.5% के आसपास ही गिरावट रहेगी। तो वाई बेसिस पे बेटर दिखेंगे, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एयूएम करीब 4 से लेकर 5% सीक्वेंशली बढ़ने का अनुमान है, जो कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पर है। प्रोविजनिंग हालांकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ी सी बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकती है, इसीलिए शायद एक ड्रॉप आप प्रॉफिटेबिलिटी में देख रहे हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। तो वाई अच्छे, क्यू ऑन क्यू वीक, मन्नापुरम के नंबर ये रह सकते हैं। लास्टली सेल के नंबर। सेल के केस में एक मोतीलाल ओसवाल का पोल ये कहता है कि 4.5 मिलियन टन के आसपास के सेल्स की वॉल्यूम रहेंगे, जो कि 3.2 मिलियन टन के सामने आने का अनुमान है। एवरेज सेलिंग प्राइस में गिरावट है वाई क्यू ऑन क्यू दोनों आधार पर। हालांकि नंबर्स के लिहाज से देखेंगे तो 26,800 करोड़ रुपए की बिक्री और करीब 2600 करोड़ रुपए के आसपास का एबिटा, 800 करोड़ का पैट वाई बेसिस पे देखने को मिलेगा। मार्जिन फ्लैट 9.5% इस तिमाही में रहने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। एक चीज क्रूशियल है कि गोइंग फॉरवर्ड गाइडेंस क्या देते हैं, क्योंकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर थोड़े सबड्यूड रहेंगे। वाई बेसिस पे एक लो बेस का यहाँ पर इफेक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और आने वाले समय में इनपुट कॉस्ट को लेकर कोल प्राइसेस नीचे आए हैं, उसका कितना इंपैक्ट कंपनी के मार्जिन पे हो रहा है, ये कुछ चीज़ें को बाजार कीनली वॉच करेगा। लेकिन यहाँ पर भी क्यू ऑन क्यू थोड़े से वीक, लेकिन वाई थोड़े से बेहतर साइड पे नंबर दिखाई पड़ेंगे आपको। चलिए, ये तो कुछ एक्सपेक्टेशन, इनफैक्ट कई कंपनियां हैं जिस पर कल नजरें रहेंगी। वायदे की लगभग 9 कंपनियों के नतीजे आने वाले। शुक्रिया सुमित। एक पिडिलाइट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन्स में काफ़ी स्थिरता और बेहतरी की उम्मीद दरअसल है, और स्टॉक 2600 के आसपास। चंदन, आपकी अप्रोच क्या रहेगी पिडिलाइट पर, कंसिडरिंग बर्जर, एशियन पेंट सबको मुनाफा वसूली दिखाई है सबने, कंसिडरिंग कच्चा तेल जो $86 के आसपास आया, उसका कुछ ओवरहैंग दिख रहा है क्या इस समय अभी राइड करता हुआ शेयर पर? देखिए, अभी तो ये काउंटर पूरा एक दायरेबंद कामकाज कर रहा है। आप देखोगे पिछले लगभग 8-10 वीक से हम देख रहे हैं कि नीचे में ये 2550 नहीं तोड़ रहा है, ऊपर में 2700 के ऊपर नहीं जा रहा है। तो एक दायरेबंद कामकाज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, तो इसमें हम बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपना सकते हैं। कभी ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्ट हुआ है, मेरे हिसाब से 2550 एक मेजर सपोर्ट रहेगा। हल्का सा और डीप दे तो 2550 के आसपास के ट्रेड बनाए जा सकते हैं, ऊपर में 2700 का टारगेट। तो जो रेंज बनी है उसी रेंज को प्ले करने की सलाह रहेगी। लोअर बैंड के आसपास आए तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर रहेगा। 2550 के सपोर्ट से 2700 को प्ले करें। ओके, चलिए एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद बिग मार्केट वॉइसेस में कोटक महिंद्रा एएमसी के CIO इक्विटी हर्षा उपाध्याय हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो बस एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस करते हैं। देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि एक बार अगर 19,570 के करीब वो लेवल आप निकालेंगे एक बार, तो अपने आप 20-30 पॉइंट ऐड होंगे और 19,600 की तरफ जाएंगे। एकदम से वो हुआ ये हर्षता जो हम डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली सबके स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड होते हैं। ओपन हाई फॉर्मेट, ओपन हाई फॉर्मेशन को अगर आप नेगेट कर दें तो एक बहुत शानदार मूव्स मार्केट में बनते हैं, और एग्जैक्टली वही हुआ। और 2-3 स्टॉक्स आप लेकर आइए। रिलायंस में बहुत शानदार मूव आया, रिलायंस ने हेल्प किया, लार्सन एंड ट्यूब्रो ने हेल्प किया काफ़ी हद तक, और कोटक महिंद्रा बैंक, काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां पर एकदम से मोमेंटम आया मार्केट में इसमें काफ़ी। इनफैक्ट एक बार निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स भी देख लेते हैं अनुज, क्योंकि ये लगभग 150 पॉइंट से ज़्यादा का रिकवरी दिखा चुका है डे लो से, स्पेशली कार्यक्रम की शुरुआत में जो हाल था उसकी तुलना में। और HDFC जो 0.95% की गिरावट दिखा रहा था, वो दरअसल काफ़ी रिकवरी दिखाने में कामयाब है। तो अभी भी आपको 33 पॉइंट का नेगेटिव टिक दिखाई देगा HDFC की तरफ से, लेकिन आप चार्ट देखिए कहाँ पर जा रहा है। और कंट्रीब्यूशंस में हम देख भी रहे हैं कि किन दूसरे बैंकों ने, और स्पेशली कोटक जिसकी आप बात कर रहे थे, SBI ने किस तरह से इंडेक्स को दरअसल सपोर्ट किया है। एग्जैक्टली 19,610 अब एकदम से निफ्टी में, और पावरफुल शॉर्ट कवरिंग, लोज को डिफेंड किया मार्केट ने क्लियरली। बहुत शानदार मोमेंटम इस समय,
और बैंक निफ्टी भी अब सिर्फ 120 पॉइंट रेड में रह गया है। तो क्या सेंस कर रहा है ये मार्केट आज? एक बार जरा फ्यूचर्स देख लेते हैं डाउ और नैस्डैक के। मुझे लग नहीं रहा कि कुछ खास वहाँ से मूव है। हालांकि एक चीज़ है, यूरोपियन मार्केट्स में अच्छी रिकवरी थी। अच्छा, डाउ फ्यूचर्स भी 76 पॉइंट ऊपर ही हैं वैसे, लेकिन यूरोपियन मार्केट्स में अच्छे मूव्स दिख रहे थे। फुट्सी वगैरह करीब करीब 1% ऊपर, डैक्स में करीब करीब 1.5% की तेज़ी, फ्रेंच मार्केट भी करीब करीब 1.5% ऊपर। तो एक शायद एक ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट मिला मार्केट को और एकदम से मार्केट डी हाई पर आया। चलिए हर्षा उपाध्याय को जोड़ लेते हैं, कोटक महिंद्रा एएमसी के सीआईओ इक्विटी। हर्षा, गुड आफ्टरनून। तो मार्केट वैसे ठीक है, मिड कैप इंडेक्स तो रोज ऑल टाइम हाई बना रहा है, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक कंसर्न मार्केट की रही है बैंक स्टॉक्स को लेकर, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स अपने हाई से अब काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। क्या कारण है आपके हिसाब से, और क्या ये लीडरशिप अभी भी इंटैक्ट है लेकिन बैंक निफ्टी की और बैंकिंग स्टॉक्स की? गुड आफ्टरनून मनोज। क्लियरली आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर का या फाइनेंशियल्स का थोड़ा बहुत मोमेंटम तो ब्रेक हुआ है ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ देखेंगे आगे के कुछ तिमाही के, तो वहां पे बैंकिंग सेक्टर का जो एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ होगा वो मार्केट एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ से बेटर रहेगा। जरूर ये बात है कि इंटरेस्ट मार्जिन्स पे थोड़ा बहुत नरम दिख सकते हैं, बट ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ जो इतना स्ट्रांग है उसके चलते हुए मेरे ख्याल से ये एक सेक्टर रहेगा जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ का कोई चिंता नहीं है मार्केट को अगर कंपेयर करते हैं। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कोई चिंता नहीं है। लेकिन ये जरूर बात है कि ये काफी समय से ये एक लीडरशिप रोल लिया हुआ था और परफॉर्मेंस आया हुआ था, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग जो हो रहा है वो शायद नेचुरल प्रोसेस है। ऐसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई चिंता का विषय है। एक चीज जो थोड़ी सी चिंताजनक उभर कर आई है लेटली हर्षा, वो कच्चे तेल में जो उबाल आया है, डज दैट रियली बॉदर यू एट ऑल, या फिर इसे ऐसे देखें कि जहां पर इसका एक नेगेटिव एक्सपोजर आता है उन क्षेत्रों से आप दूर रहेंगे, वहां पर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये एक हमेशा फियर फैक्टर रहा है एक इंडियन इन्वेस्टर के लिए। जी बिल्कुल। जब भी आपने देखा है क्रूड ऑयल बढ़ते हुए, तो वहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है अपने कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटीज पे, ज्यादातर कंपनीज पे, और अपने इकोनॉमी पे भी एक तरफ से एक नेगेटिव असर पड़ता है। तो जरूर एक कॉशियस जोन में पहुंच गया है ऑयल। अगर यहाँ से और ऊपर जाता है तो डेफिनेटली वो नेगेटिव माना जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं काफी सारे कंपनीज में, वहाँ पे नरम प्राइसेस रहने की वजह से भी वो बेनिफिट आ रहा है, वो शायद नहीं आ पाएगा। और इसलिए एक जरूरी है कि हम इसके ऊपर एक नजर रखें। लेकिन जब तक ये 80-85 के रेंज पे है तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। बट लेकिन अगर 90 क्रॉस करता है तो जरूर एक चिंता का विषय बन जाएगा। हर्षा जी, एग्जैक्टली मतलब इसी प्रश्न को अगर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊं, अगर क्योंकि हमने इस पूरे ड्यूरेशन में एविएशन स्टॉक्स को काफ़ी एडवांटेज दिया, पेंट स्टॉक्स ने काफ़ी एडवांटेज लिया, एशियन पेंट्स अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पर चला गया था। 90 के ऊपर की ट्रेजेक्ट्री में क्या करना चाहिए? इन स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी ध्यान देना चाहिए। आपको लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग मूव ऑलरेडी प्राइस फैक्टर इन आ चुका है और रिस्क ऑफ गोइंग अबव 90 वो कितना लगता है आपको? आप क्या सेंस कर रहे हैं? आज के दिन में हमारा ये व्यू नहीं है कि यहाँ से बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल प्राइसेस में बढ़ोतरी आएगा। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि जो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी है वो रह सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और ये भी बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हर एक सेक्टर के लिए एक ही नजर से नहीं देखना चाहिए, तो इम्पैक्ट काफी अलग होगा। जहां जहां पे प्राइसिंग पावर है, जहां पे मान लीजिए कि क्रूड ऑयल ऊपर जाता है और फिर भी मार्जिन मेंटेन हो सकता है अगर प्राइसिंग पे कंट्रोल है, तो उस सेगमेंट्स में शायद बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं होगा। जरूर एक सेंटिमेंटल नेगेटिव रहेगा बट प्रॉफिटेबिलिटी पे इतना नहीं रहेगा। बट काफी ऐसे भी सेक्टर हो सकते हैं जहां पे प्राइसिंग पावर नहीं है या डिमांड वीक है, तो उस हिसाब से अगर यहाँ से कच्चे तेल का दाम बढ़ता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो बॉटम अप बेसिस पे हमें ये सब सेक्टर्स को एवेल्युएट करना पड़ेगा। ये बोलना मुश्किल है कि कितना इम्पैक्ट किस सेक्टर पे आज के दिन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
बट जरूर यह है कि 90 के ऊपर पहुंचने के बाद एक तरफ से ओवरऑल इंडियन मार्केट पे एक नेगेटिव असर पड़ेगा सेंटिमेंटली और फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ओके अच्छा हर्षा आता हूँ एक बार आपके पास। मार्केट में एक मोमेंटम अब बढ़ रहा है 19,618 और देखिए किस तरीके से कॉल राइटर्स ट्रैप हुए हैं। एक बार दो कॉल्स देखते हैं 19,600 की और 19,550 की। वो पहले 19,600 की कॉल लेकर आइए। ज़बरदस्त ट्रैप यहाँ पर इस समय कॉल राइटर्स का और ये अब कॉल 65 रुपये पर और उसका ओपन इंटरेस्ट देखिए 17% इसका ओपन इंटरेस्ट गिरा। ये सुबह में सिर्फ 16 रुपये रह गई थी, काफ़ी राइटिंग हुई थी यहाँ पर। और अब ये 19,550 की कॉल, यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट में करीब 20% की कमी। तो दोनों ओपन इंटरेस्ट में 20% की कमी और प्राइस सर्च देखिए क्या शानदार है, करीब 3 या 4 गुना इंट्राडे में ये कॉल्स बढ़ी हैं। तो इस तरीके के मूव्स यहाँ पर रहे हैं। हर्षा अब कुछ और बड़े सेक्टर्स की बात करते हैं। केमिकल कंपनियों में नंबर्स काफ़ी ख़राब रहे हैं, लेकिन अब कुछ साइंस स्टॉक्स ने दिखाए हैं बॉटम फॉर्मेशन के। आपके पोर्टफोलियो में क्या है केमिकल स्टॉक्स और आपका क्या व्यू है इस डिक्लाइन के बाद? देखिए क्लियरली कमोडिटी केमिकल्स पे प्राइसिंग प्रेशर बहुत ज्यादा दिखाई दिया है, तो वहां पे हमारा कुछ खास पोजीशंस नहीं है कोई भी पोर्टफोलियो में। स्पेशलिटी केमिकल्स में अभी भी कुछ पोजीशंस है और हमें लगता है कि ये जो डीस्टॉकिंग या प्राइस इम्पैक्ट जो हुआ है केमिकल स्पेस में, वो एक तरह से जैसे आपने भी बताया कि थोड़ा बॉटमिंग आउट लग रहा है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो वो स्पेशलिटी केमिकल्स पोजीशंस जो हैं वो अभी भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन जरूर ये बात है कि पहले जो अगर आप पिछले 3 या 4 साल का ब्लॉक देखेंगे तो जो अर्निंग्स ग्रोथ का मोमेंटम था वो अक्रॉस द सेक्टर्स था, अक्रॉस केमिकल सेक्टर, जो कमोडिटीज हो या स्पेशलिटी केमिकल्स हो, दोनों जगह पे काफी अच्छा खासा मोमेंटम था। यहाँ से अगर आप आगे देखते हैं तो जरूर वो स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। यूनिफॉर्म एक जो अपसाइकिल जो था वो शायद ही देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत जो पोजिशनिंग का कम करना चाहिए कमोडिटीज केमिकल्स में, वो जरूर देखना चाहिए। अब ओवरऑल कंजम्पशन थीम को लेकर आपकी क्या पोजीशनिंग रहेगी? क्योंकि एक चीज हमने नोटिस की है, जो रूरल इकोनॉमी में पिकअप की उम्मीद थी उसके रिफ्लेक्शंस ज्यादा नहीं देखने को मिले हैं Q1 में। ये डिलेड मॉनसून का इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन क्या आपको लग रहा है ये सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड स्थिति और बेहतर होगी? क्योंकि कुछ ब्रोकरेजेस अपनी जो ओवरऑल एक्सपोजर है HUL जैसी कंपनियों में, एशियन पेंट जैसी कंपनियों में, उसे कम करने की बात करने लगे हैं। देखिए अगर आप देखेंगे अगले 2 या 3 क्वार्टर्स को, जरूर वहां पे ग्रॉस मार्जिन एक्सपांशन का एक स्थिति आ सकता है। और अगर वो होगा और उसी टाइम पे एक तरफ से डिमांड स्टेबिलिटी भी दिखाई दिया, तो शायद ये एक डार्क हॉर्स जैसा सेक्टर बन सकता है। जरूर ये है कि ये वैल्यूएशन इतना अट्रैक्टिव नहीं है और ये सब स्टॉक्स महंगे ही रहे हैं पहले भी और अभी भी महंगे हैं। उस हिसाब से शायद आपको बहुत बड़ा एक अपमूव शायद नहीं दिखे, बट लेकिन आज के मार्केट वैल्यूएशंस पे और आज का जो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस है मार्केट का, अगर आपको थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेशन है या अगर आप देखते हैं कि मॉनसून में कोई नेगेटिव नहीं है और उस हिसाब से अगले 2-3 क्वार्टर्स में डिमांड स्टेबिलिटी आएगा या इंप्रूवमेंट दिखेगा और ग्रॉस मार्जिन भी एक्सपांड होंगे, तो जरूर ये सेक्टर एक आउट परफॉर्मेंस दे सकता है। लेकिन आज के दिन में पूरे सारे जो विजिबिलिटी होना चाहिए वो नहीं है एंड इसी के कारण शायद आप अभी भी देख रहे हैं कि कुछ लोग नंबर्स पे इतने पॉजिटिव नहीं है या मैनेजमेंट कमेंट्री आप देखेंगे तो वो भी शायद एक तरफ से मिक्स्ड है। लेकिन जरूर इस मार्केट लेवल्स पे एक नजर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो पूरे ही मार्केट में वैल्यूएशंस महंगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट अगर कोई और नेगेटिव नया नहीं आता है तो ये सेक्टर काफी डिफेंसिव रह सकता है। ओके, इस बीच निफ्टी एट डे हाई 19,633 और बात कहने वाली ये भी है कि अब 2 दिन के स्विंग को आपने कल के इंट्राडे स्विंग को जो कि ओपनिंग के वक्त था, आपने परसों के इंट्राडे स्विंग को जो कि लगभग आपने 1:45 बजे के आसपास क्रिएट किया था, दोनों ही स्विंग्स को काट दिया है। तो एक इवेंट के क्लोजर आप क्या बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं, बट ऑल क्रेडिट गोज टू रिलायंस इंडस्ट्रीज। ITC और निफ्टी IT भी अब करीब 129 अंकों पर यानी डे हाई पर ऑलमोस्ट
31,000 की ट्रेजेक्टरी। लुक एट रिलायंस आज 2880 से रिलायंस का भाव दिखाएंगे क्या स्क्रीन पे एक बार, यानी करीब करीब ड्यूरिंग द डे 48 रुपए की रिकवरी। मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण भाग इस रिकवरी का रिलायंस योगदान में देता हुआ। खैर हर्षा जी, मैं आपसे मतलब थोड़ा कमोडिटी से ही बात करना चाह रहा था सर। ये मेटल्स पे आप लोगों का व्यू क्या है? आई मीन अब आप देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ JSPL एट ऑल टाइम हाई। मुझे मालूम है आप स्टॉक्स पे बात नहीं करेंगे, लेकिन ये वही कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले 2 साल में अपने एक्सपेंशन प्लान्स को फाइनेंस करने के जो डेट्स थे वो सब्सटेंशियली रिड्यूस कर लिए थे, ख़त्म कर लिए थे। इंटरेस्ट बर्डन्स काफ़ी कम हो गए इनके, और अभी भी निफ्टी मेटल इंडेक्स क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है। आपका मेटल्स पे व्यू क्या है सर इस वक्त? अगर आप फंडामेंटल्स के देखेंगे तो शायद अभी भी इतने सारे पॉजिटिव फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि अगर ग्लोबल ग्रोथ नरम रहेगा या चाइनीज ग्रोथ एक प्रश्न चिन्ह है, तो शायद ही आपको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी दिखेगा कमोडिटी डिमांड पे, और उसके चलते हुए शायद प्राइसिंग में भी एक तरफ से वोलेटिलिटी रहेगा। लेकिन जरूर हमें याद रखना चाहिए कि इंडिया के जितने भी मेटल कंपनी है, ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज आई वुड से, सभी कंपनीज ने बैलेंस शीट को काफी तरफ से अच्छे तरफ से मैनेज किया हुआ है। तो अगर आप इस साइकिल को देखेंगे, जब भी हम नए साइकिल एंटर करेंगे, तो एक तरफ से बैलेंस शीट एक हेल्दी सिचुएशन में वहाँ पे पहुंच रहे हैं। यूजुअली क्या होता था पिछले काफी सारे साइकिल्स में कि जब आप नए साइकिल एंटर कर रहे हैं तो आपके पिछले साइकिल का कुछ प्रॉब्लम्स आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, उसको रिपेयर करके बैलेंस शीट रिपेयर करके आपको आगे बढ़ना। लेकिन जरूर इस बार वो प्रॉब्लम नहीं। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि भले ग्लोबल मार्केट्स में वोलेटिलिटी रहे मेटल स्पेस को लेते हुए, लेकिन इंडियन मेटल कंपनीज एक तरफ से ठीक ठाक ही परफॉर्म करेंगे। तो आज के दिन में हमारे पोर्टफोलियो में भी कुछ मेटल स्टॉक्स रखे हुए। ओके हर्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। मार्केट में आज अब इसे हम बोलते हैं आउटसाइड डे, मतलब कल के हाई को भी हमने क्रॉस किया है, कल के लो को भी हमने ब्रीच किया था, कल के लो को ब्रीच किया और कल के हाई को क्रॉस किया। कल का हाई 19634 था और आज का हाई उससे ऊपर रहा है 196। एक्चुअली अभी नहीं हुआ है, आउटसाइड डे के चांसेस हैं, अभी हाई 19633 है। देखते हैं ये निकालते हैं कि न्यूज़ आउटसाइड डे बनाते हैं यानी, लेकिन लो तो नीचे था, हाई भी लग जाना चाहिए। वैसे जब तक यतिन से डीलिंग रूम चेक लेंगे तब तक हाई लग जाना चाहिए इंट्राडे में। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से स्टॉक्स पे फोकस है? बिल्कुल, देखिए सुबह फर्स्ट हाफ में आपने बहुत सारे मिड कैप्स को मूव होते हुए देखा, लेकिन आज अगर हम देखें रिजल्ट्स रिएक्शन में तो एक स्टॉक अच्छी तरीके से मूव कर रहा है। ट्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं। रिजल्ट्स के बाद ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, इनफैक्ट डीलर्स को लगता है यहाँ से भी 30 से 40 रुपए की अपसाइड आपको BTHT के ट्रेड में बनती हुई दिखाई पड़ सकती है। ओपन इंटरेस्ट में स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एडिशन और लगभग 8 से 10% के EPS अपग्रेड्स भी एनालिस्ट लोगों को लगता है आने चाहिए। ऑब्वियसली जो इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आता है जहाँ वो जूडियो और ज़ारा वगैरह के ब्रांड्स की डिटेल्स देते हैं, यहाँ अभी तक कोई प्रेजेंटेशन अपलोड नहीं हुआ जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था, लेकिन वहाँ अगर ग्रैन्युलर डिटेल्स मिले तो काफ़ी सारी चीज़ें कंपनी के फेवर में देखने को मिल सकती है। कॉन्फ्रेंस कॉल भी होगा तो देखते हैं कैसा कमेंट्री रहता है मैनेजमेंट का मार्जिन्स और ग्रोथ को लेके, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले जो इन्होंने अर्निंग्स बताई हैं वो लगभग 50% जितनी ग्रोथ है। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन के लिहाज से देखना होगा कि मैनेजमेंट क्या ग्रोथ गाइड करता है, स्पेशली इन द लाइट के ABFR और इनके दूसरे पीयर सेट ने कमज़ोर नतीजे प्रेजेंट किए हैं। दूसरा जो स्टॉक आज फोकस में है वो इंडिगो। ऑब्वियसली यहाँ प्रमोटर्स गंगवाल के ब्लॉक की ओवरहैंग है, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंटरेस्ट यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट डीलर्स के अगर आप माने तो 2650 से लेकर 2700 तक के लेवल्स इनको दिखते हैं इंडिगो में, और यहाँ भी काफ़ी सारे FIIs की फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ भी डीलर्स को पोजिशनली लगता है कि स्टॉक में 50 से 60 रुपये की अपसाइड देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया। और जैसे हम कह रहे थे, जब तक यतिन से बात होगी लग जाएगा इंट्राडे हाई, और लग गया वो 19,640 तक गए हम। तो अब हमने टेक्निकली एक आउटसाइड डे बना लिया है निफ्टी पर, और ये क्लोज बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत पॉजिटिव है। एक चीज़ जोड़ देता हूँ, लेकिन मैं अपनी सारी पोजीशंस को आज स्क्वायर ऑफ करके जाएं। कल एक फ्रेश व्यू लीजिए, ये जो इंट्राडे में मूव आया है इसको एक क्लासिकल शॉर्ट स्क्वीज की तरह देखें। काफ़ी शॉर्टिंग हुई थी सुबह सुबह, एक उसकी शॉर्ट कवरिंग, जैसे ही डे हाई निकला शॉर्ट कवरिंग आई, और एक तरीके से मार्केट मान के चल रहा है कि आज ओवरनाइट क्यूज़ पॉजिटिव होंगे, लेकिन देख लेते हैं किस तरह के क्यूज़ आते हैं। प्लस कल
आरबीआई की पॉलिसी से पहले कोई बड़ा मूव आना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है हर्षदा। तो अगर आज आपने सुबह एक सपोर्ट पर बाय कर लिया, ये परफेक्ट मौका है आपका प्रॉफिट बुक करने का। अब अगली बड़ी तेजी के लिए 19680 क्रॉस होने दीजिए। 19680 क्रॉस हो गया, उसके बाद चेज करिए मार्केट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यहाँ पर ये फंसने वाला जोन है, फिर से जो अगले 40 पॉइंट है ये फंसने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। कैरी मत करिए अपनी लॉन्ग पोजीशंस, क्योंकि फिर एक रिस्क रहता है मार्केट में गैप डाउन का। कल फ्रेश व्यू लेंगे और 19680 निकला पॉलिसी के बाद तो फिर वन वे तेजी होगी फिर। ओके, तो इन लेवल्स का आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट स्तर है दरअसल जिस पर अब फोकस मार्केट का रहेगा, स्पेशली कल के बड़े इवेंट के बीच। चले हमारे ट्रेडर्स को क्या करना है, HCBT या BTST, उसकी बात करना शुरू करते हैं। गवासा बताइए, तेजी या मंदी? स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है भारत फोर्ज, ट्रेड कर रहा है 968, ये 1000 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम 940 का स्टॉक होना चाहिए। मोमेंटम अच्छा है, रेसिस्टेंस नहीं है और बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है भारत फोर्ज। अभी भी हर्षदा ने पॉइंट आउट किया ड्रीम फोक्स के बारे में। हर्षदा, अचानक 18%, क्वाइट सरप्राइजिंग कि यहाँ पर हुआ क्या है। एकदम से सर्किट लगा, वो भी एकदम से सर्किट, ये सर्किट मूव ड्रीम फोक्स लेकर आई। ये देखिए एकदम से ये स्टॉक कोलैप्स हुआ। क्या नंबर तो नहीं है इसके? मैं वही चेक करने की कोशिश कर रही हूँ अनुज की एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि एक शॉकिंग कट देखने को मिल रहा है। गौरांग, कोई अपडेट कि ऐसा क्या डेवलपमेंट आया है ड्रीम फोक्स में? हाँ, नंबर्स आए हैं इसके, पॉसिबल कुछ आंकड़े आए हो या कुछ नंबर्स आए हैं इसके। मैं बता देता हूँ आपको, नंबर्स आए इसके, एकदम से नंबर्स आए, उसके बाद ये स्टॉक गिरा। और नंबर्स में मैं देख रहा हूँ इसके नंबर्स में एक्चुअली हर्षदा, एक्चुअली सेल्स रेवेन्यू तो काफ़ी अच्छे बढ़े हैं इनके। रेवेन्यू जो हैं उनके 160 करोड़ से बढ़कर रेवेन्यू तो 266 करोड़ हुआ है। हाँ। लेकिन जो प्रॉफिट है वो 13 करोड़ से घटकर 12.9 करोड़ हुआ है एक्चुअली। और उसमें मुझे लग रहा है कि ऑपरेशनली जो है ना, इनकी कॉस्ट ऑफ सर्विसेज काफ़ी बढ़ी हैं, 135 करोड़ से बढ़कर 237 करोड़ पर पहुंची हैं ये। तो एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़े हैं, इसके लिए पीबीटी जो है वो 18 करोड़ 17 करोड़ रुपए है। मेरे ख्याल से मार्जिन पर तगड़ा हिट है यहाँ पर, मार्जिन पर तगड़ा हिट है। इसके लिए आपने इस तरीके का मुंह देखा यहाँ पर, करीब करीब 18% का बड़ा डिक्लाइन इस समय ड्रीम फोक्स के स्टॉक में। लेकिन बाकी की BTST कॉल्स लेते हैं फिर। अमित जी, आपकी ट्रेड? जी अनुज जी, मैं मिड कैप IT इज वेरी स्ट्रॉन्ग, उसमें से पर्टिकुलरली मेरे को LTIM अच्छा लगा है, क्योंकि अभी भी ये वेरी नियरर टू द 10 एंड 20 डे मिल रहा है। बाकी सारे स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थोड़ा सा मूविंग एवरेजेस से आगे निकल चुके हैं। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ फेवरेबल है। 5104 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 5200 के और स्टॉप लॉस रहेगा 5040 का। LTI Mindtree आपका बाय कॉल है, निफ्टी आज डे हाई। और चंदन जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा कल मॉर्निंग के लिए? बिल्कुल, मैं अशोक लेलैंड पे फोकस करूंगा। यहाँ पे लगभग 13-14 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट निकल रहा है, लॉन्ग के बिल्टअप है। मौजूदा लेवल पे खरीदेंगे। 183 का सपोर्ट है, 195 के टारगेट। देखिए हर्षदा, अगर 19 करोड़ का इनका पिछले क्वार्टर में EBITDA मार्जिन था, मतलब 12% का इनका मार्जिन था, जो अब इस बार घटकर आ गया है करीब 6% पर। आधा हो गया मार्जिन, आधा हो गया। और ये देखिए 12% से घटकर 6.5% पर। और एक्चुअली इन फैंसी स्टॉक्स में यही प्रॉब्लम होती है। हमने आइडिया फोर्ज का भी हाल देखा था। और रिजल्ट के बाद एकदम से ये जो इस तरह से नंबर्स आ जाते हैं ना कई बार, तो उसमें थोड़ा सा आपको फिर बैड टेस्ट इन द माउथ जिसे कहते हैं ना, वो वाली फीलिंग भी आ जाती है। 20% सीधा गिर गया स्टॉक का। पता नहीं, मुझे लग रहा है 20% ज़्यादा ओवर रिएक्शन है या नहीं है, ये नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये स्टॉक चला काफ़ी था। और मैं एक चीज़ कहूँगा, इनकी जो CEO उनसे हमारी लगातार बात होती है और मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ था उनसे बातचीत करके। तो मेरे ख्याल से ठीक है, एक आध बीच में जो क्वार्टर होते रहते हैं, एक बार उनसे बात करके देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ इस क्वार्टर में। लेकिन एक्चुअली अगर आप ग्राउंड जब भी आप फ्लाई कर रहे हैं, आप किसी भी एयरपोर्ट के लाउंज में जाएं, अगर आपके पास वो एक्सेस है तो आजकल मैं तो अवॉइड करती हूँ, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि लोग उसका फायदा उठाने लगे हैं। आजकल तो लाउंज से ज्यादा बाहर, मतलब लाउंज के अंदर ज्यादा भीड़ होती है। एग्जैक्टली लाउंज के बाहर तो खाली होता है। ज्यादा लोग अवॉइड होते नहीं, जाने रहने दो, सारी भीड़ वहीं पर है तो एक जगह रहेगी। अब आई रियली डोंट नो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में क्या हुआ है। इनफैक्ट कंपनी के मैनेजमेंट से कल बातचीत करनी चाहिए समझने के लिए हुआ कि अब 20% के लोअर सर्किट पर आ चुका है। एक शॉकिंग मूव कंपनी की तरफ से, नंबर्स पर दबाव है और मार्जिन्स आधे हो चुके हैं। ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर 621 पर जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, आई थिंक अब हम मानस से ले लेते हैं BTST ट्रेड। मानस, क्या राय रहेगी आपकी, क्या ट्रेड लेंगे?
टाटा मोटर्स को लेके जाएंगे हर्षिता जी, क्योंकि टाटा मोटर्स करेक्ट हो चुका है। आज स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो टाटा मोटर्स के फ्यूचर में खरीदारी करिए। 626 के भाव चल रहे हैं। 615 रुपए के स्टॉप लॉस से 645 के टारगेट सेट कर सकते हैं टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में। 630 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 15 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर 10 रुपए के स्टॉप लॉस से 25 रुपए के टारगेट आप सेट कर सकते हैं। ओके, टाटा मोटर्स 630 का कॉल ऑप्शन भी एट 1460 आप ग्रैब कर सकते हैं इसको। राजेश सतपुते जी आपके कैरी करेंगे थर्सडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी देखिए, मैं रिलायंस को लेके जाऊंगा। रिलायंस में देखिए आज एक टेक्निकली 2500 जैसे ब्रीच हुआ, उसके बाद जो आप कह सकते हैं कि जो बेयर ग्रिप हुआ था वो कंप्लीटली रिवर्सल हो चुका है। मुझे लगता है यहाँ पे बेयर ग्रिप था, वो बेयर ट्रैप हुआ है। तो जिस तरह से रिलायंस आज खींचा है लोअर लेवल से लास्ट के 1 आवर में, उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे रैली आनी चाहिए कम से कम 2580 2600 तक। तो रिलायंस ये मेरे रडार पे है, बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 2490 का रिलायंस। रिलायंस, अच्छा, बर्जर पेंट्स के नंबर्स और बोनस आया। 5 शेयर पर 1 शेयर का बोनस का ऐलान किया है बर्जर पेंट्स ने। नंबर लेकिन अच्छे लग रहे हैं मुझे। 354 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो कि अच्छा जंप है, और आई थिंक पोल से भी थोड़ा सा ऊपर है ये नंबर। और रेवेन्यू आया है 3029 करोड़ पर, जो कि करीब करीब 10% की यहाँ पर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है रेवेन्यू में। तो ये नंबर भी अच्छा लग रहा है। और बस इशू ये है कि जो एशियन पेंट्स के साथ भी प्रॉब्लम हुई थी कि पिछले क्वार्टर में क्रूड प्राइसेस काफ़ी नीचे थे। अगर उसके बावजूद अब बहुत आउटस्टैंडिंग नंबर नहीं डिलीवर कर पाए, तो फिर अब जब क्रूड इतना ऊपर आ गया वापस, तो क्या करेंगे? क्योंकि पेंट कंपनियों में क्रूड का डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो इसके लिए इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना होगा। लेकिन अभी के लिए नंबर्स आ गए हैं। मार्जिन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट, लेकिन क्या वो सस्टेनेबल है? वही सवाल वो कच्चे तेल से जुड़ा हुआ है। अच्छा, 5 पर 1 बोनस का भी ऐलान दरअसल कंपनी ने किया है। तो 703 के आसपास वो स्टॉक आपके लिए ट्रेड करता हुआ 0.88% की नरमी अब थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली दिखा रहा है। गौरांग, आपकी क्या राय रहेगी बर्जर पेंट्स, क्योंकि ये एक स्टॉक रहा है जहां पर बहुत तगड़ी प्री पोजिशनिंग थी प्री नंबर्स? पहले तो अर्षिता, बर्जर पेंट्स, कांसाई नैरोलैक, एशियन पेंट्स, एस्को नोबल, इंडिगो पेंट्स, ये सभी कंपनियां हमारी खरीदारी की सूची में है। कच्चे तेल को लेकर के शायद छोटी मध्यम अवधि में परिस्थिति थोड़ी बहुत कमजोर हो सकती है, लेकिन अगर आप लंबी अवधि का विचार करते हैं तो हमारी खरीदारी की राय है। और खास करके जो योगदान हाई एंड मार्जिन प्रोडक्ट जैसे डेकोरेटिव पेंट्स है वहां से आ रहा है, उससे हमें लग रहा है कि परिस्थिति और सुधर सकती है। तो खरीदारी की राय है। अभी आंकड़ों को लेकर के कुछ जिक्र हो रहा था, तो शायद उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है। लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है इस समय बर्जर पेंट्स पर। बैंक निफ्टी एक बार वापस लेकर आइए। अब 44,885 पर इस समय बैंक निफ्टी। और ये ध्यान रखिएगा, अब आप 45,000 से 45,100 में आकर नॉर्मली हर बार ये अटक रहा है इंडेक्स। और निफ्टी भी अब 19,640 पर, मतलब जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी का, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस वो है 19,680 पर, उसके बेहद करीब। और जिस तरीके का मूव इसने दिखाया है उसके बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट आपको लेना चाहिए अगर आप कैरी कर रहे हैं। लेकिन तो ध्यान रखिएगा, आपका स्टॉप लॉस काफ़ी डीप होगा, क्योंकि आज का लो अब आपका स्टॉप लॉस होगा 19,467 का, और वो काफ़ी डीप हो जाएगा। आप हो सकता है एक बार करके लिए गैप अप मिल भी जाए, पॉसिबिलिटी है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन तर्क संगत तो यही होगा कि आप कोई पोजीशन कैरी ना करें और कल सुबह एक फ्रेश व्यू लें मार्केट्स के ऊपर। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर आज कल नज़र है हमारी, IQ लाइटिंग रादर, लिस्टिंग के बाद से लगातार गिरा ही ये स्टॉक 477 तक गया था, और अब आ गया है ये स्टॉक 379 पर। एक बार इस स्टॉक को भी लेकर आते हैं, क्योंकि ये भी अगेन वो फैंसी EMS स्पेस से ये स्टॉक IQ की बात हो रही है, IQ लिस्ट लाइटिंग, ये स्टॉक, हाँ ये देखिए 379 पर इस समय IQ। गौरांग जी, आखिरी सवाल आज का, इस पर कोई व्यू आपका IQ पर? अनुज, मुझे याद नहीं आ रहा है हमारी कवरेज थी कि नहीं, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। चलिए ठीक है, टिप्पणी नहीं करेंगे इसके ऊपर। लेकिन ये क्लोज काफ़ी शानदार है वैसे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 66 पॉइंट ऊपर निफ्टी पर, 112 पॉइंट ऊपर मिड कैप इंडेक्स पर, मतलब फ्रेश ऑल टाइम हाई। जब वीरो के पास चलते हैं एक FNO समरी के लिए। वीरो जी हाँ अनुज, एक और चीज़ है, SBI ने भी डे लोस आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी ली, कल के लो को वॉलेट नहीं किया, 568.40 वहीं से रिकवर होकर 574 पे डे हाई पर। आज की देखते हैं, मेरे ख्याल से जब मैं वो स्क्रीन पे देखूंगा ना ग्राफिक्स,
शॉर्ट कवरिंग जो रिलायंस ने किया, जो आईटीसी ने किया, आई थिंक शॉर्ट कवरिंग का आंकड़ा आपको सबसे बड़ा नजर आएगा। सुबह काफ़ी शॉर्ट बिल्डअप था, काफ़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग काफ़ी थी, लेकिन अब अगर जब वो आंकड़ा आएगा हमें ओवरऑल स्टेट्स का डेरिवेटिव्स का, उसमें शॉर्ट कवरिंग मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा आंकड़ा होगा। ये देखिए 61 सबसे बड़ा आंकड़ा वही है, और लॉन्ग 47, नो डाउट अबाउट दैट कि लॉन्ग स्पीड लोअर लेवल से बाजार ने पिक किया। 52 शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग जो सुबह काफ़ी ज़्यादा थी वो क्लोजिंग के वक्त थोड़ी सी कम हुई। आप देखते हैं कि करके आंकड़े लॉन्ग्स कहाँ थे विजिबल, और 47 की ये डिजिट जो थी वो कहाँ से आ रही थी। देखिए सुबह फार्मा में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, दिवीज लैब स्पेशली, और माफ कीजिएगा पूरा फार्मा स्पेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग थे। और आपकी स्क्रीन पे भारत फॉर्ज, ट्रेंट थोड़ा, और JSPL एट ऑल टाइम हाई, डॉक्टर रेड्डीज और पेट्रोनेट LNG। पेट्रोनेट ने आज 2 डे एक्सपोनेंशियल में से पुल बैक दिया। बाकी शॉर्ट कवरिंग थी एवी फैशन में, इंडिया सीमेंट्स में, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, हिंदाल्को में और हिंदुस्तान कॉपर में आज काफ़ी अच्छे वाइल्ड स्विंग मिले। मेटल्स आज अपनी जो प्रेजेंस थी टुवर्ड्स क्लोज काफ़ी स्ट्रांगली दर्ज कराते हुए। बाकी शॉर्ट बिल्डअप बाटा में, दिवीज लैब, सिंजन, मैक्स फाइनेंशियल्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज में आज पॉलिसी से पहले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग रही, या फिर आप कह सकते हैं शॉर्ट बिल्डअप हुआ। लॉन्ग अनवाइंडिंग में SBI कार्ड्स और मणप्पुरम फाइनेंस, दीपक नाइट्राइट, MRF और चंबल फर्टिलाइजर्स। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो आज जिन स्टॉक्स में लोअर लेवल से सबसे स्मार्ट रिकवरी थी उसमें ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा शॉर्ट कवर तो नहीं, लेकिन फिर भी हाँ आप कह सकते हैं कि डेढ़ से जो 5 रुपए की रिकवरी थी, इसने रिजल्ट्स के अगले दिन वाली कैंडल के हाईएस्ट क्लस्टर पे जाने की कोशिश पूरी की। पोस्ट पॉलिसी काफी हद तक न्यूट्रल SBI होता हुआ, प्री पॉलिसी माफ कीजिएगा। अब एक काम करते हैं, इस क्लोज को बारीकी से देखने के लिए सवाल टिकल चलते हैं हर्षदा के पास बॉल पे। हर्षदा ओवर टू यू। जी हाँ वीरू, तो एक तेजी के साथ ही क्लोज आता हुआ दिखाई दे रहा है। 19,636 के आसपास हम जाकर टिकने की कोशिश में 65 अंकों की बढ़त आपको दिखाई देगी, लेकिन डे लो से काफी तगड़ी तेजी देखी जा रही है। ध्यान रहे 19,467 दरअसल आज दिन का निचला स्तर था। निफ्टी बैंक ने भी पूरी कोशिश की और यहाँ पर भी हमने देखा है कई सारे लॉसेस की कवरिंग होती हुई दिखाई दी है। 100 पॉइंट नीचे आपको निफ्टी बैंक दिखाई देगा। निफ्टी IT आज फॉर्म में था, यहाँ पर खरीदारी के अंश बनते दिखाई दिए हैं। LTI माइंट्री जैसे काउंटर्स में हमने देखा खरीदारी अच्छी खासी थी। टेक महिंद्रा इनफैक्ट फ्रंट फुट पर तेजी दिखा रहा था, यहाँ पर करीब आधे % तक के गेन्स, और सेकंड हाफ में इन्फोसिस जैसे काउंटर्स की तरफ से भी कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। तो ये कुछ काउंटर्स थे जहाँ पर स्ट्रेंथ रही की, लेकिन कुछ खास शेयर जैसे वीरू ने मेंशन किया डॉक्टर रेड्डीज के लिए एक बहुत ही मजबूत सत्र रहा। आज कई फार्मा कंपनियों में तेजी देखने को मिली। कुछ देर पहले हम नैटको फार्मा के नंबर्स देख रहे थे। ध्यान रहे 2-3 दिन पहले जो ग्लैंड फार्मा के नतीजे आए थे उसको लेकर पिछले 2 सत्रों में स्टॉक लगभग 29%, 30% तक के रिटर्न्स दे चुका है। आज फिर करीब 4-5% तक के गेन्स पर ये जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। तो इंटरेस्ट खूब था इन फार्मा नेम्स में। हालांकि डीवीज एक स्टॉक था जहां पर मुनाफा वसूली का दबाव बनता दिखाई दिया, तो वो इनफैक्ट थोड़ा सा ट्रेंड के खिलाफ जा रहा था। मिड कैप सीमेंट स्पेस में इंडिया सीमेंट, रैमको सीमेंट, JK सीमेंट, ये वो काउंटर्स थे जहां पर अच्छी खासी खरीदारी भी बनती हुई दिखाई दी। फटाफट से आपके लिए लेकर आते हैं हीट मैप, जहां पर आपको साफ दिखाई देगा कि आखिरी मिनट में दिग्गज स्टॉक्स में कहां पर जोश, कहां पर तेजी बनती दिखाई दी है। हम मेंशन कर रहे थे फार्मा कंपनियां, तो डॉक्टर रेड्डीज टॉप ऑफ द ट्रेड है, लेकिन मेटल्स पर आपका ध्यान होना चाहिए। JSW स्टील, हिंडाल्को जैसे ट्रेड्स, टाटा स्टील जैसे ट्रेड्स, इन सब में अच्छी खासी तेजी आज के दिन बनती हुई दिखाई दी है। टाटा मोटर्स, M&M जैसे काउंटर्स में हमने देखा एक अच्छा खासा मूव। ऑफ कोर्स आज रिलायंस का साथ मिलता हुआ दिखाई दिया है। और ध्यान दीजिएगा HDFC बैंक पे। HDFC बैंक ज्यादातर समय आज लगभग 1% के नीचे या फिर 1% के दबाव के साथ कारोबार करता दिखाई दे रहा था। वहां पर एक रिकवरी आती हुई दिखाई दी है और एक हल्का सा पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश में SBI, जो वीरू मेंशन भी कर रहे थे, वहां पर एक पॉजिटिव टिक के साथ क्लोज आएगा। लेकिन मुनाफा वसूली बजाज फाइनेंस, मारुति, अपोलो हॉस्पिटल जैसे काउंटर्स में जरूर बनती दिखाई दी और ICICI बैंक में भी हमने देखा है कुछ नरमी रही है। हालांकि ये भी डे लो से अपनी चाल को कुछ बेहतर कर पाने में कामयाब। तो आज का जो फिनिश आ रहा है वो 19,632 के आसपास आ रहा है। करीब करीब 60-61 पॉइंट की बढ़त पर इंडेक्स जाकर टिक रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव में। मिड कैप्स में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। 137 अंकों की बढ़त पर आज ये इंडेक्स जाकर टिका है। और ऑफ कोर्स लीडर ऑफ द पैक आज IT रहा, कुछ दूसरे सेक्टर्स के समेत IT और मेटल्स में जहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रही। फटाफट से आपके लिए लेकर आते हैं फिर आज आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला, इस तरह के रिटर्न्स फाइनली दिखा रहा है। डेटा पैटर्न्स, मिंडा कॉर्प, ONGC, ये सारे तेजी के स्टॉक्स रहे नतीजों पर। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर से ज्यादा कुछ उत्साह नहीं था, तो वहां पर मुनाफा वसूली।
मिश्र धातु और आइडिया फोर्ज में बिकवाली का दबाव आया नंबर्स के बाद। तिलक नगर नंबर्स के बाद तेजी में था और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के भी नतीजों ने प्रेशर डाला था। आपको याद होगा प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू में कुछ दबाव था और वो स्टॉक करीब 4% नीचे जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन क्लोज बहुत शानदार रही, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर। ऑब्वियसली एवरेजिंग की वजह से लास्ट के आधे घंटे की वो आपको 19645 पे क्लोज नहीं दिखाई देगी, लेकिन फिर भी क्लोज काफ़ी अच्छी थी। और टुवर्ड्स द एंड इंडिया सीमेंट में शानदार मूव्स आए। बैन में था ये स्टॉक, शायद बैन से बाहर आने की तैयारी है। और भारत फोर्ज करीब 8% ऊपर था। लेकिन वीरो कल वीकली एक्सपायरी और पॉलिसी डे, मतलब डबल तड़का हमारे पास न्यूज़ का। जी हाँ, डबल तड़का। दिन बड़ा है और इस मंथ की सेकंड वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी और पॉलिसी डे। पूरी कवरेज लेकर हमारा पूरा पैनल, मैं, हर्षता, अनुज, आशीष और नीरज जी सुबह 6:57 पे मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद 7:57 पे मुनाफे की तैयारी लेके होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।